चेंज हो रहा है। ये जो आपको टाइम चेंज दिख रहा है उसी को बोलते हैं साइंस। मतलब नया चीज़ जानना ही क्या कहलाता है, टाइम के साथ नया चीज़ जानना ही क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। साइंस को दो भागों में रख कर पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं सजीव, एक पढ़ते हैं निर्जीव। मतलब जिसमें जान हो उसको बोलते हैं सजीव, जिसमें जान ना हो उसको बोलते हैं निर्जीव। सिंपल और सटीक भाषा में। निर्जीव में पढ़ते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, और सजीव में पढ़ते हैं जीव विज्ञान। क्या पढ़ते हैं? जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी को भी दो भाग में बांट कर पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं जंतु, एक पढ़ते हैं पादप। क्या पढ़ते हैं? पादप। जंतु को जिसमें पढ़ते हैं उसको बोलते हैं बॉटनी, जिसमें पादप को पढ़ते हैं उसको पढ़ते हैं जूलॉजी। मतलब इसको जीव विज्ञान, इसको जंतु विज्ञान बोलते हैं, इसको पादप विज्ञान बोलते हैं। ये जो सेल चैप्टर है, सेल, ये दोनों माता है। किसमें? जंतु और पादप दोनों माता है। आपको इतना समझ आ गया? देखिए ये जो लिखा हुआ है सेल, सेल इंग्लिश नाम है। क्या है? सेल इंग्लिश नाम है, लेकिन इसका सेल जो है ये इंग्लिश नाम है। बायोलॉजी में इसको बोला जाता है साइटो। क्या बोला जाता है? साइटो। क्या बोला जाता है? साइटो। जब आप कोशिका पढ़िएगा तो बायोलॉजी की भाषा में कोशिका को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी की भाषा में कोशिका को साइटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटो बोलते हैं। इसीलिए अध्ययन किसी भी चीज़ को करते हैं तो उसको लॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉजी बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप बताइएगा साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्योंकि कोशिका का बायोलॉजी मीनिंग क्या होता है? साइटो। क्या होता है? साइटो। चलिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने से सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है कि उसका फिगर आपको पहचानना आना चाहिए। क्या? उसका फिगर। जैसे कि हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, ऋतिक रोशन, आपके दिमाग में डायरेक्ट उसका क्या हो गया? फिगर बन गया। जैसे बोले हम आयरन मैन, क्या हो गया? उसका फिगर बोल गया, उसका क्या हुआ? इमेज आपको मतलब दिमाग में बन गया। जैसे हम बोले क्या, जैसे हम बोले आलिया भट्ट, आपके दिमाग में क्या हुआ? उसका पिक्चर बन गया। मतलब सबसे अच्छा मतलब पढ़ने का सिस्टम होता है कि आपका उसका पिक्चर दिमाग में आना चाहिए। जैसे कि आपको हम बताते हैं कि कोशिका में किसके बारे में पढ़ते हैं? एक जंतु के बारे में, एक पादप के बारे में। दोनों में क्या होता है? कोशिका होता है। मेन रूप से देखिए तो किसमें होता है कोशिका? सजीवों में क्या होता है? कोशिका होता है। किसमें? सजीवों। सजीवों का मतलब होता है जीव भी आ जाएगा और पादप भी आ जाएगा। इतना देर से बक रहे हैं पादप पादप पादप, आपको कुछ समझ में नहीं आता होगा। देखिए पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा। क्या होता है? पेड़ पौधा। अभी से जितना भी बार बोलेंगे पादप, आपके दिमाग में आना चाहिए क्या? पेड़ पौधा। क्या? पेड़ पौधा। क्या आना चाहिए? पेड़ पौधा। चलिए दोनों का आकृति देखते क्या करते हैं। पेड़ पौधा यानी पादप और जंतु दोनों क्या करते हैं? आकृति देखते। क्या करते हैं? आकृति देखते हैं। देखिए ये जो आकृति बनाए हैं ये है पादप का, और ये जो आकृति बनाए हैं किसका बनाए हैं? जंतु का। कैसे याद रखेंगे? जंतु मतलब हम सब जो दिखते हैं, हमारा सबका मुंडी कैसा है? मुंडी कैसा है? मुंडी कैसा है? मुंडी है गोल। कैसा है? गोल। इसीलिए पादप, इसीलिए जंतु कोशिका जो दिखता है कैसा दिखता है? गोल दिखता है। कैसे दिखता है? गोल दिखता है। और पादप कोशिका कैसा दिखता है? पादप कोशिका ये चौकोर दिखता है। कैसा दिखता है? बिस्कुट खाए हैं? बिस्कुट, बिस्कुट की तरह दिखता है। कैसा? चक्कोर दिखता है। कैसे दिखता है? बिस्कुट की तरह दिखता है। कौन? पादप। इसको कैसे याद रखिएगा? घर में तख्ता होगा, तख्ता देखे हैं, जिससे कबाड़ी बनता है, बेंच बनता है, वो तख्ता कैसे रहता है? चौकोर रहता है। क्या रहता है? चौकोर रहता है। इसीलिए याद रखिएगा कि पादप कैसा दिखता है? चौकोर दिखता है, मतलब चरखुट्टा की तरह दिखता है। और जंतु का होता है कैसा दिखता है? जंतु का गोल दिखता है, क्योंकि जंतु का मुंडी कैसा है? गोल गोल। कैसा है? गोल गोल। आकृति आपको समझ आ गया? देखिए ये जो दोनों है, दोनों पादप और जंतु, पादप और जंतु दोनों एक तरह से थैला का सामान है। क्या है? थैला लाने जाते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें क्या करते हैं? सामान लाते हैं। इसी प्रकार ये क्या हो गया? थैला। क्या है? थैला। इसके अंदर बहुत सारे क्या रखा गया है? सामान रखा गया। क्या रखा गया? सामान रखा गया है। चलिए पहले देखते हैं कि इस थैला का जो नाम है, उस थैला का नाम क्या है, उसको सुरक्षा देने वाले। जैसे कि थैला है, थैला का जो बाहरी भाग होता है इसका अपना नाम होता है। क्या होता है? नाम होता है। मान लीजिए ये किसका थैला है? ये थैला है मनुष्य का, मतलब जंतु का। ये थैला किसका है? पादप का, मतलब पेड़ पौधा का। पादप और ये है जंतु, मतलब जंतु का, यह है पादप का। देखिए जंतु का जो होता है थैला का जो बाहरी लेयर होता है,
बाहरी परत वो किसका बना होता है? वो बना होता है कोशिका झिल्ली का। किसका बना होता है? कोशिका झिल्ली का। किसका? कोशिका झिल्ली का। जंतु का ये जो बाहरी वाला लेयर होता है वो किस चीज़ का बना होता है? कोशिका झिल्ली का। और एक ही लेयर देख रहा होगा, देखिए एक ही लेयर बना है ना, मतलब एक ही इसका क्या होता है? सुरक्षा देने वाला होता है इसके अंदर के सामान का। लेकिन पादप में जो होता है यहाँ पे देखिए 2 लेयर दिखा रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। मतलब पादप में कितना लेयर? 2 लेयर। क्योंकि पादप जो होता है क्या होता है? इसके अंदर की सुरक्षा स्वयं करता है। क्या करता है? स्वयं करता है। इसीलिए कितना लेयर इसमें रहता है? 2 लेयर रहता है। देखिए इसका पहला लेयर जो होता है, पहला लेयर उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। मतलब कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। और अंदर का जो भाग होता है किसका? पादप का, उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। और जंतु में सिर्फ एक ही होता है कोशिका झिल्ली। तो एक्स्ट्रा क्या है? तो पादप कोशिका में 2 लेयर का झिल्ली होता है। पहला लेयर होता है कोशिका भित्ति का, दूसरा होता है कोशिका झिल्ली का। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए कि पादप कोशिका में क्या एक्स्ट्रा पाया जाता है? कौन सा झिल्ली एक्स्ट्रा पाया जाता है? वो बताइएगा कोशिका भित्ति। और जंतु में कौन नहीं पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति। मतलब पूछेगा कि कोशिका भित्ति किस में नहीं पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति जंतु में नहीं पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट याद रखिए, हरित लवक अर्थात लवक याद रखिए। डायरेक्ट क्या? लवक, जिसको बोलते हैं प्लास्टिड। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। ये लवक ही की लवक जो होता है सिर्फ किस में पाया जाता है? लवक जो होता है सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। किसमें? पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो 2 पॉइंट याद रखिए। पहला कि कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। लवक पादप में पाया जाता है और जंतु में नहीं पाया जाता है। 2 चीज़ याद रखिए जो कि किस में पाया जाता है? सिर्फ पादप में ही पाया जाता है। अगला देखते हैं, जो जितना भी चीज़ लिखे अब दोनों में पाया जाएगा। क्या होगा? दोनों में पाया जाएगा। देखिए ये जो बीच में दिख रहा है इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। केंद्रक जो होता है जंतु में केंद्रक होता है बीच में। कहाँ होता है? बीच में होता है। पादप में केंद्रक कहाँ होता है? बगल में। कहाँ होता है? साइड में होता है। कहाँ होता है? साइड में होता है। क्यों साइड में होता है? क्योंकि पादप में जो ये लिखे हुए हैं, पादप में रसधौनी क्या होता है? रसधौनी बड़े साइज में होता है। किस में होता है? बड़े साइज में होता है। और जंतु में जो रसधौनी होता है छोटे साइज का होता है, जिस वजह से इसका केंद्रक क्या होता है? बगल में होता है। हमारा मतलब जंतु में जो होता है रसधौनी छोटे साइज का होता है, इसीलिए क्या होता है? ये बीच में होता है केंद्रक। तो इससे पता चल गया कि केंद्रक बगल में ही क्यों रहता है पादप का, और जंतु का क्यों रहता है बीच में। क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्रक जो होता है पादप में कहाँ रहता है? तो आप बताइएगा बगल में। और जंतु में कहाँ रहता है? बीच में। कहाँ रहता है? बीच में रहता है, पूरा बीच में। कहाँ रहता है? पूरा बीच में। इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक, क्योंकि ये सेंटर में है। लेकिन पादप में ऐसा नहीं होता है। ये देखिए, ये फिगर देखिए, ये फिगर और ये फिगर आपको देखने को मिल रहा है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। लिखे हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया। तो जंतु में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या होता है? बड़े आकार का होता है। और पादप में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो छोटे आकार का रहता है। कैसे होता है? पादप में माइटोकॉन्ड्रिया छोटका, जंतु में माइटोकॉन्ड्रिया बड़का। ये आपको समझ आ गया, क्योंकि फिगर में भी दिखाया गया है। देखिए एरो दिया है, एरो दिया गया है। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। पादप में छोटका, जंतु में बड़का। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? ये दिया है रसधौनी। क्या है? रसधौनी है। अगला देखते हैं गोल्जी का। क्या है? गोल्जी का। जंतु में गोल्जी का क्या होता है? बड़ा होता है। और पादप में गोल्जी का क्या होता है? छोटा होता है। ये फिगर आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं गोल्जी का। क्या बोलते हैं? गोल्जी का। क्या बोलते हैं? गोल्जी का। आपसे पूछेगा कि गोल्जी का बड़ा किस में होता है? तो गोल्जी का बड़ा होता है जंतु में, छोटा किस में होता है? पादप में होता है। अगला देखते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका। क्या? अंतः प्रद्रव्य जालिका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ईआर। ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में होता है? दोनों में पाया जाता है, पादप में भी और जंतु में भी। पादप में भी और
जंतु में भी पाया जाता है। उसके बाद लाइसोसोम, लाइसोसोम दोनों में पाया जाता है, किसमें? पादप में भी और जंतु में भी, दोनों में क्या पाया जाता है? लाइसोसोम पाया जाता है। चलिए आपसे पूछेगा कि कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? कोशिका भित्ति एक्स्ट्रा किस में पाया जाता है? पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। उसके बाद कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। प्लास्टिड यानी लवक पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। रसधौनी पादप में बड़ा होता है, उसके बाद जंतु में छोटा होता है, जिस वजह से पादप का केंद्रक बगल में रहता है और जंतु का केंद्रक क्या होता है? बीच में फोकस रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, लेकिन जंतु में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा रहता है और पादप में क्या रहता है? छोटा रहता है। उसके बाद दोनों में क्या पाया जाता है? अंतःप्रद्रव जालिका, दोनों में पाया जाता है गोल्जी का, लेकिन गोल्जी जंतु का बड़ा होता है, पादप का क्या होता है? छोटा होता है। दोनों में क्या पाया जाता है? लाइसोसोम, क्या पाया जाता है? लाइसोसोम पाया जाता है। आप अपना फिगर समझ गए। ये जो फिगर के अंदर जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं कोशिका का समूह। क्या बोलते हैं? कोशिका का समूह, कोशिका का समूह। और ये क्या है? इसका क्या है? पन्नी है। क्या है? पन्नी, जो इसको रखे हुआ है। क्या है? रखे हुआ है, मतलब ये इस प्रकार के इसका क्या है? झिल्ली है, जो इसको क्या करता है? इस समूह को रखे रहता है, अंदर में क्या करता है? रखे रहता है। देखिए ये जितना भी समूह रखा हुआ है, इस समूह के कहीं आपस में लड़ ना जाए, इसी के लिए इसके बीच में क्या रहता है? ऐसे करके कुछ कुछ भरा रहता है। क्या रहता है? कुछ कुछ भरा रहता है। इसका नाम होता है, क्या होता है? नाम होता है। हम अभी आपको बताते हैं। इसमें क्या होता है? कुछ कुछ भरा रहता है, इसका अपना नाम होता है। क्या होता है? नाम होता है। क्योंकि ये क्या है? झिल्ली है। क्या है? झिल्ली है। दोनों झिल्ली के अंदर क्या है? बहुत सारा सामान रखा हुआ है। कोशिका झिल्ली के अंदर जो सामान रखा होता है उसको बोलते हैं कोशिका का अंग। क्या बोलते हैं? कोशिका का अंग, इसीलिए इसको बोलते हैं कोशिकांग। क्या बोलते हैं? कोशिकांग। तो ये कोशिकांग आपस में लड़े ना, इसीलिए बीच में क्या भरा रहता है? द्रव। क्या भरा रहता है? लिक्विड भरा रहता है। इस लिक्विड का अलग अलग नाम है। क्या है? लिक्विड का अलग अलग नाम है। देखिए इसका जो केंद्रक है इसको क्या किए? यहाँ पे निकाले हैं। कौन सा? एक जंतु कोशिका लिए हैं। क्या लिए हैं? जंतु कोशिका। ये जो आपको द्रव दिख रहा है, इस द्रव को देखिए, यहाँ पे फिगर में लिखा हुआ नाम। क्या लिखा हुआ? नाम। इस द्रव को बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। यानी कि कोशिका का अंग आपस में लड़े ना, इसके लिए इसमें क्या भरा रहता है? कोशिका द्रव। क्या भरा रहता है? कोशिका द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है? कोशिका द्रव क्या रहता है? भरा रहता है। कोशिका का अंग यानी कि कोशिका का अंग जो है आपस में लड़े ना, इसके लिए क्या भरा रहता है? कोशिका द्रव। क्या भरा रहता है? कोशिका द्रव। क्या भरा रहता है? कोशिका द्रव। उसके बाद देखिए बीच में क्या था? इसके पादप में बगल में था, और बीच में जंतु में क्या था? बीच में। इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। देखिए इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। जो इंग्लिश में लिखे हैं, जो फंसने वाला नाम है, इसीलिए लिखे हैं। नहीं तो इंग्लिश सबका याद रखना आपके लिए क्या होगा? इम्पोर्टेंट होगा, जो हम लिख दिए हैं। केंद्रक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? न्यूक्लियस। और कोशिका का अंग आपस में टकराए ना, इसके बचाव के लिए क्या भरा रहता है? कोशिका द्रव। क्या भरा रहता है? कोशिका द्रव। देखिए यहाँ पे एरो दिए हैं, एरो दिए हैं। ये क्या है? ये पूरा भाग जो है क्या कहलाएगा? केंद्रक। इसमें जो द्रव रहता है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब ही होता है क्या? कोशिका। प्लाज्म मतलब होता है द्रव। क्या होता है? द्रव। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका का द्रव। कोशिका का जो द्रव होता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में ही क्या रहता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो लिक्विड रहता है, उस लिक्विड का नाम है कोशिका द्रव। पूछेगा कि कोशिका द्रव किसके किसके बीच होता है, तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। ये हुआ केंद्रक, ये हुआ कोशिका झिल्ली। तो इन बीच में जो द्रव रहेगा उसी को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कोशिका द्रव। लेकिन केंद्रक के अंदर भी द्रव रहता है। ये जो बनाए हैं केंद्रक, तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए द्रव जो बना हुआ है उस द्रव को बोलते हैं केंद्रक के अंदर द्रव। केंद्रक के अंदर द्रव, द्रव को क्या बोलते हैं? प्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्लाज्म बोलते हैं। किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी कि केंद्रक का द्रव, केंद्रक का द्रव।
केंद्रक के अंदर जो द्रव होगा उसको बोलेंगे केंद्रक का द्रव। उसके बाद कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो द्रव रहेगा उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कोशिका का द्रव। क्या? कोशिका का द्रव। कोशिका का द्रव ही जो है क्या करता है, किसी भी कोशिका को अंग को आपस में क्या करता है, टकराने से क्या करता है, बचाता है। क्या करता है? कोशिका के अंग को टकराने से बचाता है। और केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव। क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव। ओवरऑल देखा जाए तो द्रव इतना सा है, केंद्रक का भी द्रव है और कोशिका का भी द्रव है। केंद्रक का भी द्रव है और कोशिका का भी द्रव है। अगर इन दोनों को मिला दे तो नया द्रव बनेगा, उसका पूरा ओवरऑल नाम रहेगा। तो ओवरऑल पूछेगा कि पूरा कोशिका में जो द्रव है उसका नाम क्या है, पूरा कोशिका में जो द्रव भरा हुआ है उसका नाम क्या है। देखिए उसको बोलते हैं जीव द्रव। क्या बोलते हैं? जीव द्रव। इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्रोटो। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है, कोशिका का द्रव, कोशिका का द्रव, कोशिका का द्रव, उसके बाद केंद्रक के द्रव, दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं? जीव द्रव। क्या बोलते हैं? जीव द्रव बोलते हैं। आपसे पूछेगा कि जीव द्रव किसको किसको मिलके बनता है, तो बताइएगा केंद्रक के अंदर का द्रव और कोशिका के द्रव दोनों को मिलाने से क्या बनता है? जीव द्रव। क्या बनता है? जीव द्रव। जीव द्रव बनता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से जीव द्रव है, ऑप्शन में दिया रहेगा कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों का योग लिखा रहेगा, तो क्या होगा? आंसर सही रहेगा। और ये जो केंद्रक है, केंद्रक के बीच में जो कर्का वाला भाग दिख रहा है, मिट गया है, अभी अभी बना है कर्का वाला भाग, उसको बोलते हैं केंद्रिका। केंद्रक ये पूरा वाला भाग हुआ बड़का गोलका दिख रहा है, केंद्रक के अंदर जो कर्का दिख रहा है उसको बोलते हैं केंद्रिका। क्या बोलते हैं? केंद्रिका। न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये आपको समझ आया होगा। ये जितना भी आपको फिगर बना कर समझाए ये आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से आपको हम क्या करते हैं बताते हैं। देखिए ये किसका फिगर है, चौकोर फिगर किसका होता है? पादप का। और गोल फिगर किसका होता है? गोल फिगर होता है जंतु का। किसका होता है? जंतु का। किसका होता है? जंतु का। देखिए यहाँ पर लिख भी दिए कोशिका झिल्ली और केंद्रक। कोशिका झिल्ली ये हुआ, केंद्रक ये हुआ, दोनों के बीच का जो द्रव होता है उसी को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। ये किसका फिगर था? फिगर था, ये था पादप का, ये था जंतु का। दोनों में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक, लेकिन पादप में क्या पाया जाता है? बगल में पाया जाता है। और जाकर के जंतु में कहाँ पाया जाता है? बीच में पाया जाता है। हम बताएं कि रसध्वनि क्या होता है? पादप में बड़ा होने के वजह से केंद्रक बीच में नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें रसध्वनि छोटा होता है इसीलिए क्या होता है? केंद्रक बीच में पाया जाता है। दोनों में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जंतु का बड़ा होता है और पादप का क्या होता है? छोटा होता है। दोनों में पाया जाता है क्या? लायती गोल्जी का। क्या होता है? गोल्जी का दोनों में पाया जाता है, लेकिन पादप वाला गोल्जी का बड़ा होता है, उसके बाद जंतु वाला गोल्जी का छोटा होता है। दोनों में क्या पाया जाता है? दोनों में पाया जाता है अंतःप्रद्रव जालिका। क्या होता है? दोनों में पाया जाता है अंतःप्रद्रव जालिका। दोनों में क्या पाया जाता है? लाइसोसोम। क्या पाया जाता है? दोनों में लाइसोसोम पाया जाता है। दोनों में क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव। क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव। क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव। दोनों में क्या पाया जाता है? जीव द्रव। क्या पाया जाता है? जीव द्रव। क्या नहीं पाया जाता है? तो जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, बाहरी परत। उसके बाद पलाती हरी लवक नहीं पाया जाता, किसमें? जंतु में, लेकिन पादप में पाया जाता है। ये क्या है? जनरली डिफरेंस है किसमें? पादप और कोशिका में। दोनों का फिगर इमेज रखिएगा साथ में, जो जो बता है कोशिका का अंग किस में पाया जाता है वो याद रखिएगा। द्रव से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताए हैं कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव होता है उसको बोलते हैं कोशिका का द्रव, लेकिन केंद्रक के अंदर का द्रव और कोशिका द्रव दोनों को मिलाते हैं तो बनता है जीव द्रव। क्या बोलता है? जीव द्रव, जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। मतलब कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों को मिलाने से होता है। देखिए बायोलॉजी की भाषा में कोशिका को बोलते हैं साइटो, इसीलिए इसका अध्ययन होता है साइटोलॉजी, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। चलिए अब देखते हैं कोशिका से रिलेटेड जो अंग दिया गया है उसको तो देखबे करेंगे, लेकिन कोशिका कैसे डेवलप हुआ, कोशिका के बारे में किसने पहले बताया, कोशिका का खोज किसने किया,
कोशिका के क्या क्या सिद्धांत हैं उसको देखते हैं। नहीं तो अगर हम आपको ये फिगर नहीं बताते, मतलब आकृति नहीं बताते, आपको दिमाग में नहीं आता कि कोशिका कैसा दिखता है। हम आपको पादप और जंतु कोशिका के आकृति बता दिए थे, मतलब पहचानने के लिए सिखा दिए थे, जिसमें कि जंतु कोशिका कैसा होता है, उसका आकृति गोल होता है, और पादप कोशिका कैसा होता है, बिस्कुट की तरह चौकोर होता है। कैसा होता है, बिस्किट की तरह चौकोर होता है। आपको आकृति समझने में कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम अभी पूरा डिटेल से क्या किए हैं, आकृति को बताए हैं। तो हम देखते हैं जंतु कोशिका। क्या देखते हैं, जंतु कोशिका। जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है, जंतु कोशिका का आकार होता है गोल। कैसा होता है, गोल। और कोशिका में बहुत सारे कोशिका का भाग होता था। क्या होता था, भाग, मतलब झिल्ली होता था। इस झिल्ली में बहुत सारे सामान रखे थे, वही सामान का नाम क्या था, कोशिका का अंग। कोशिका में कौन सी था, माइटोकॉन्ड्रिया था, राइबोसोम था, गोल्जी काय था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, वेकुलस था, लाइसोसोम था, और सेंट्रोसोम था। जीव द्रव कौन सी के मिलने से बनता है, हम आपको पूरा डिटेल से कॉन्सेप्ट समझाए थे। किससे मिल के बनता है जीव द्रव, जीव कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव जब आपस में मिलता है तब क्या बनता है, जीव द्रव। हम आपको पूरा कंप्लीट बताए हैं। अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं जो कि आपसे पूछेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या, एग्जाम पॉइंट में जो आप पूछेगा उसको बताते हैं। और हम जो बताएंगे कि कोशिका खोज किसने किया, मृत कोशिका खोज किसने किया, ये सब आप सुने होंगे। तो हम आप क्या करते हैं, इसको बताते हैं। यहाँ आप क्या लिखे हैं, यहाँ आप लिखे हैं एग्जाम पॉइंट, मतलब ये जो लिखा है यही एग्जाम में पूछेगा। समझने के तो समझ गए, लेकिन इतना से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, यही पूछेगा आपके एग्जाम में। तो एग्जाम पॉइंट को आप एज इट इज कंठस्थ याद रखिएगा, और हम समझाते भी जाते हैं आपको। देखिए कि बायोलॉजी की भाषा में ये जो सेल लिखा हुआ है ये इंग्लिश में लिखा है। किसमें, इंग्लिश में। लेकिन बायोलॉजिक टर्म में इसको बोलते हैं साइटो। क्या बोलते हैं, साइटो बोलते हैं। लॉजिक मतलब क्या होता है, अध्ययन। क्या होता है, अध्ययन। मतलब कि कोशिका का अध्ययन क्या होता है, कोशिका का अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि कोशिका का अध्ययन क्या बोलते हैं, तो आप बताइएगा साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। आप पूछेगा कोशिका के खोज के बारे में। क्या पूछेगा, कोशिका का खोज पहले किसने किया। कोशिका का खोज दो तरह से हुआ। सबसे पहले पूछेगा फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम मतलब कौन सी, पहली बार कोशिका का खोज बोलेगा किसने किया, तब बताइएगा रॉबर्ट हुक ने। किसने, रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, 1665 ईस्वी में। देखिए लिखे हैं ना, पहली बार कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। लिखे हैं आर एच का मतलब हुआ रॉबर्ट हुक। पूरा लिखना नहीं होता है कंपटीशन में, डायग्राम शॉर्ट में बनाया करो क्वेश्चन, जैसे हम लिखते हैं वैसे ही नोट्स बनाया करो। हथौली नोट्स बनाएगा कोई काम का नहीं रहेगा। देखिए पूछेगा कि सबसे पहले कोशिका खोज किसने किया, तो आप बताइएगा पहली बार कोशिका खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, 1665 ईस्वी। कब किया था, 1665 ईस्वी में। तो पूछेगा कि पहली बार कोशिका खोज किसने किया, तो बताना है रॉबर्ट हुक। कब, 1665 ईस्वी में। ये जो रॉबर्ट हुकबा था, ये जो खोज किया था, ये खोज किया था मरलगा कोशिका, मतलब मृत कोशिका था। इसका कोशिका कैसा था, मृत कोशिका था। ये खोजा था आँख का जो पेड़ होता है, उसका जो आँख का पेड़, उसी के छाल को बोलते हैं क्वार्क। क्या बोलते हैं, क्वार्क। मतलब क्वार्क में क्या खोजा था, मरलका कोशिका खोजा था। कौन, कोशिका तो खोजा था, लेकिन कोशिका कैसा था, मरल था। कैसा था, मरल। तो आपसे कोशिका मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले कोशिका खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। कब किया, 1665 ईस्वी में। पूछेगा कि जीवित था कि मरल था, तो आप बताइएगा कि मृत कोशिका खोज किया था। किसने, मृत कोशिका खोज किया था। आखिर तो पहले खोज यही न किया था। तो पूछेगा कि कोशिका का बाप किसे बोलते हैं, मतलब कोशिका का पिता। तो किसको बताना है, रॉबर्ट हुक को ही। किसको, रॉबर्ट हुक को ही बताना है कि कोशिका का पिता। अब पूछेगा जीवित कोशिका खोज किसने किया, तो जीवित कोशिका खोज किया था, लिखें जीवित कोशिका। जीवित कोशिका खोज किया ल्यूवेनहॉक। किसने, ल्यूवेनहॉक ने। कब किया, डेट याद रखिएगा, क्योंकि डेट भी छोटे मोटे एग्जाम में पूछता है। 1674 ईस्वी में। कब, 1674 ईस्वी में। पूछेगा कि कोशिका का खोज, ओवरऑल कोशिका खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने जो खोज किया, कैसन कोशिका था, जिंदा कि मरल, मृत कोशिका था। कैसा था, मरल कोशिका था। जीवन मतलब जीवित कोशिका खोज किसने किया, ल्यूवेनहॉक ने। कब, 1674 ईस्वी में। ये जो जीवित कोशिका खोज कैसे किया, ये तालाब था। क्या था, तालाब था। उसी तालाब से किसने, उसी तालाब में क्या था, उसने देखा जीवाणु। किसको,
जीवाणु में ही क्या देखा, जीवित कोशिका को। इतना बात याद रखिएगा। ये जीवाणु क्या है, सूक्ष्म जीव है। क्या है, सूक्ष्म जीव है। इससे पता चलता है कि उन्होंने तालाबों में क्या देखा, सूक्ष्म जीव। क्या देखा, सूक्ष्म जीवों में उन्होंने किसको देखा, जीवाणु। किसको देखा, जीवाणु को। इस प्रकार से पता चला कि जीवाणु से ही इसने क्या किया, जीवित कोशिका का खोज किया। तब जीवित कोशिका खोज किससे किया, जीवाणु से। इसीलिए इसको बोलते हैं जीवाणु कोशिका खोज भी, मतलब जीवाणु का खोज किसने किया, तो जीवाणु का खोज भी ल्यूवेनहॉक ने ही किया। किसने, ल्यूवेनहॉक ने ही किया। आपसे पूछेगा कि जीवित कोशिका खोज ल्यूवेनहॉक, जीवाणु खोज ल्यूवेनहॉक। इसी को बोलते हैं जंतु कोशिका। क्या बोलते हैं, जीवित क्या रहता है, जंतु में रहता है। तो जीवित कोशिका या जंतु की कोशिका खोज किसने किया, ल्यूवेनहॉक। इन्होंने लुई पास्चर के बारे में बताया था, तो इसीलिए लुई पास्चर का खोज किसने किया, ल्यूवेनहॉक ने ही किया। यह रहा इसका खोज से, कोशिका के खोज से रिलेटेड पॉइंट। या तो इसी से क्वेश्चन पूछेगा, जब भी खोज से क्वेश्चन पूछेगा। ये बता दिए। चलिए, कल ही हम बताए थे कोशिका के आकार। क्या बताए थे, कोशिका का आकार। कोशिका का आकार दो रंग के था। एक था गोल, गोल जो था वो था जंतु का। देखिए यहाँ जंतु कैसे बोले थे, याद रखना है। मुंडी कैसा होता है, मुंडी गोल। तो मतलब कोशिका में अगर जंतु में देखे तो कोशिका कैसा होता था, गोल होता था। और पादप, पादप मतलब पेड़ पौधा में कैसा होता था, चौकोर। चौकोर मतलब बिस्कुट जैसन। कैसा, बिस्कुट जैसन होता था। और कल ये बताए थे, और ये भी बताए थे कि जंतु कोशिका में रसध्वनि क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, रसध्वनि। वैक्यूलस क्या होता है, जंतु कोशिका में छोटा होता है, जिस वजह से केंद्रक क्या होता है, बीच में होता है। क्या होता है, केंद्रक बीच में होता है। लेकिन पादप में जो लिखा दिए, समझाए थे अभी, लिखा दिए हैं। आज पूछेगा कि कोशिका का आकार जंतु का कैसा होता है, तो गोल होता है। गोल होता है तो जिसमें कि रसध्वनि छोटा होता है। रसध्वनि छोटा होने के बाद केंद्रक क्या होता है, बीच में होता है। लेकिन पादप में क्या होता है, चौकोर होता है। क्या होता है, पादप का आकार चौकोर होता है। इसमें रसध्वनि बड़ा होने की वजह से क्या होता है, केंद्रक कहाँ पाया जाता है, बगल में पाया जाता है। इसका फिगर भी बनाए थे। और कल बताए थे कि जंतु को जब कोशिका होता है, कोशिका का आवरण वो होता है एक झिल्ली का। क्या होता है, एक झिल्ली का। और पादप का जो होता है 2 लेयर का होता है। कितना लेयर का, 2 लेयर का होता है। मतलब 2 आवरण लगा रहता है। किसमें, पादप में। जिसमें कि बाहरी वाले भाग को क्या बोलते हैं, सेल वॉल। अंदर वाले को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अब इसका काम क्या होता है, यहाँ पर लिखे हैं। आपसे पूछेगा कि चाहे जंतु में हो चाहे पादप में हो, उसका सुरक्षा कौन करता है, मतलब कोशिका अंग का सुरक्षा के प्रदान करता है, यानी सुरक्षा कवच या बाहरी आवरण। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कोशिका का सुरक्षा कवच या बाहरी आवरण कौन करता है, पादप में, जंतु में। याद रखिएगा, पादप में 2 लेयर था। तो था कोशिका भित्ति जो बाहरी था। तो मतलब पादप का सबसे बाहरी जो आवरण था क्या कहलाता था, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। यहाँ पर लिखे हैं कोशिका भित्ति। उसके बाद जंतु का जो सबसे बाहरी आवरण होता था उसको बोलते थे कोशिका झिल्ली। ये दोनों क्या करता है, कोशिका अंग को सुरक्षा देता है। मतलब मान के चलिए कि मार्केट गए, मार्केट से क्या पन्नी में सामान लिए, तो जितना भी सामान लिए उसको क्या करता है, सुरक्षा कौन प्रदान करता है, वो पन्नी का आवरण। तो पन्नी का आवरण ही क्या हुआ, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। यही हुआ कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। लेकिन कोशिका भित्ति जो होता है किसमें पाया जाता है, पादप में। कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है, जंतु में। कोशिका झिल्ली सिर्फ जंतु में पाया जाता है, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा क्या कर सकता है, कपड़ा पहन के कर सकता है। अगर बाहरी वातावरण हो चाहे किसी प्रकार का सुरक्षा प्रदान करना होता है तो क्या करता है, कपड़ा पहन के कर लेता है। लेकिन पादप में ऐसा नहीं होता। पादप को अपना आप नेचर सुरक्षा प्रदान करने के लिए डबल लेयर की आवश्यकता होता है। कितना, डबल लेयर। मतलब 2 इसको चाहिए आवरण। एगो होता है कोशिका भित्ति सबसे बाहरी वाला, और कोशिका भित्ति सबसे बाहरी वाला होता है, कोशिका झिल्ली अंदर में होता है। मतलब 2 लेयर का इसका क्या होता है, सुरक्षा कवच। किसका, पादप का। क्योंकि पादप अपनी सुरक्षा करने के लिए 2 लेयर की आवश्यकता होता है। किसको, पादप को। लेकिन जंतु तो अपने क्या करता है, अपना सुरक्षा कर लेता है। चलिए, ये हो गया था कल अपना को पॉइंट, मतलब ये अपना पॉइंट हम आपको समझाए थे। तो इसको क्या किए, लिखा दिए हैं एग्जाम पॉइंट करके। मतलब यही एग्जाम में क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। चलिए आप देखते हैं कोशिका सिद्धांत। किसको, कोशिका सिद्धांत को देखिए। आप सोचते हैं सर जी आप तो सब चीज़ बतेबे किए, लेकिन कोशिका के परिभाषा ने बताए, कोशिका कहते किसको है।
ये तो हम आपको बताए नहीं। चलिए पहले समझते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत समझने से पहले इन्हें सोचिएगा कि कोशिका की परिभाषा नहीं बताएं। समझिए, देखिए ये किसका फिगर है, ये फिगर है जंतु। किसका है? जंतु। जंतु जो होता है, जंतु का पूरा शरीर, क्या पूरा शरीर ही कोशिका का बना होता है। क्या होता है? पूरा शरीर जो हमको देख रहे हैं यह क्या होता है? कोशिकाओं से बना होता है। क्या होता है? कोशिकाओं से बना होता है। क्या होता है? कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका कहते किसको है? देखिए कोशिका कहते हैं शरीर के संरचना क्या? संरचना मतलब होता है आकृति। संरचना ये क्या है? ये मेरा क्या है? ये आकृति है। क्या है? आकृति। आकृति मतलब संरचना, साथ साथ में क्रिया। क्या? क्रिया। ये जो रचना हो गया ये कुछ न कुछ क्या करेगा? क्रिया करेगा। क्या करेगा? क्रिया करेगा। लड़ेंगे, ऐसे करके चलेंगे, क्या करेंगे? ये सब क्या हुआ? क्रिया हुआ। मतलब कोशिका से संरचना तो बन गया और ये क्या कर रहा है? क्रिया भी कर रहा है। शरीर में तो संरचना भी बन गया है कोशिका से और क्या कर रहे हैं? क्रिया भी कर रहे हैं। पूछेगा कि कोशिका का परिभाषा बताइएगा। शरीर के संरचना मतलब निर्माण, उसके बाद उसका क्रिया। निर्माण और क्रिया के जो सबसे छोटी क्या होता है? छोटी भाग होता है कि इकाई होता है? छोटी भाग होता है कि इकाई होता है? ये पहले समझिए, इकाई और भाग। आपसे पूछेगा कि शरीर के संरचना और क्रिया के सबसे छोटी इकाई होगा कि भाग होगा? तो होता है इकाई। क्या होता है? इकाई। कोशिका का परिभाषा यही है कि शरीर का संरचना और क्रिया के सबसे छोटका भाग जो होगा, छोटका उसको बोलते हैं क्या? कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। ये जो पूरा शरीर है लाखों अरबों करोड़ों कोशिका से मिलकर बना हुआ। यहाँ से क्या करेंगे? एक तनी की चमड़ी काटेंगे, उस चमड़ियों में ढेरी कोशिका रहेगा, उसका एक कोशिका निकालेंगे। क्या करेंगे? एक कोशिका ही निकाले। क्या वो? एक कोशिका निकाले और एक कोशिका में देखिए क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूलस, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस। इतना चीज़ है। किसमें? एक कोशिका निकाले इतना चीज़ है। इसीलिए ये क्या हुआ? एगो नहीं है, इसमें ढेरी चीज़ है। क्या है? ढेरी चीज़ है। एगो, दूगो, तीनगो, चारगो, पाँच, छः मिलकर बना है। तो क्या हुआ? एक प्रकार का इकाई है। क्या है? इकाई है। नहीं कि अकेले कोई माइटोकॉन्ड्रिया काम कर देगा ना। इस कोशिका के अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूलस, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, पूरा चीज़ मिलकर अपना काम करता है। इसीलिए क्या है? एक इकाई है। क्या है? इकाई है। पाँच यानी भाग नहीं। भाग में नहीं होता अकल्ला। कोशिका में अकल्ले चीज़ है कि कोशिका में अत्य चीज़ अंदर में घुसा हुआ है। कोशिका अंग है। अगर एक होता तब होता भाग, लेकिन एक नहीं है, ढेरी चीज़ है अंदर में। इसीलिए क्या है? इकाई है। ये आप समझ गए होंगे कि कोशिका क्या है? संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, ना कि भाग है। क्या है? इकाई है, भाग नहीं है। कोशिका की परिभाषा क्या हुआ? शरीर के संरचनात्मक मतलब संरचनात्मक, क्रियात्मक सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। यहाँ शरीर है, पूरा शरीर कोशिका से बना हुआ है। तनी को काटे हैं, उसमें भी ढेरी कोशिका, उसमें से एक कोशिका निकाल ले। उस कोशिका को निकालने के बाद देखिए बहुत सारे क्या था? अंग था। इसीलिए क्या हुआ? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक का क्या हुआ? इकाई हुआ, ना कि पार्ट हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका कहते किसको है, तब उसको अच्छा से ऐसे दोनों हाथ पकड़ के तब उसको अच्छा से बताना है कि समझ, शरीर के अगर कोनो भाग काटबे तो काटला के बाद वह में ढेरी कोशिका है तो वो कोशिका के निकाल के एगो निकालबी, वो कोशिका के अंदर घुस के देखबी, वो में ढेरी चीज़ मिलतो। कौन चीज़ मिलता? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूलस, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस। देख एगो नहीं छो, ढेरी छो ने, इहे लिए एकरा बोलबी इकाई। कौन चीज़ बोलबी? इकाई। अगर एगो रहती तो एकरा बोलती है भाग। ऐसे करके उसको क्या करना है? समझाना है, ताकि वो पूछेगा नहीं दोबारा आपसे किसका परिभाषा? कोशिका का परिभाषा। कोशिका का परिभाषा क्या हुआ? शरीर के संरचनात्मक और क्रियात्मक सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। कोशिका की परिभाषा आप समझ गए। क्या हुआ? कोशिका की परिभाषा आप समझ गए होंगे। चलिए पूछते हैं, जो अभी बताए हैं पूरा समझाए हैं, एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन पूछते हैं। बताइए कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी होती है। कोशिका का अध्ययन क्या होता है? साइटोलॉजी होता है। कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक जो खोज किया वो जीवल था, मतलब जीवित था, मरल था? वो मरल था।
उसके बाद जीवित कोशिका खोज किसने किया? लीवेनहॉक ने किया। कब किया? 1664 ईस्वी में किया। किसने किया? सूक्ष्म जीवों में किया। सूक्ष्म जीव में कौन सी में? जीवाणु में किया। जीवाणु खोज किया, इसीलिए इसको बोलते हैं जीवाणु खोज करता, किसको? लीवेनहॉक को बोलते हैं। जीवाणु जति जंतु कोशिका, जीवित कोशिका खोज किया, इसीलिए बोलते हैं, पूछेगा कि जंतु कोशिका के जनक भी किसको बोलते हैं? लीवेनहॉक को ही बोलते हैं। इन्होंने ही आरबीसी का खोज किया। क्या? आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉर्पोसेस, इसीलिए इसको बोलते हैं आरबीसी खोज करता। और लुई पास्चर के बारे में बताया किसने? लीवेनहॉक ने, इसीलिए इसको बोलते हैं लुई पास्चर का भी क्या बोलते हैं? खोज करता बोलते हैं। और बताएं कोशिका का आकार के आधार पर गोल होता है, जंतु का पादप का चौकोर होता है। जंतु का रसध्वनि छोटा होने की वजह से केंद्रक बीच में होता है। पादप का रसध्वनि बड़ा होने से केंद्रक कहाँ होता है? बगल में होता है। सुरक्षा प्रदान करने के लिए पादप में होता है बाहर, इससे क्या होता है? कोशिका भित्ति। और जंतु में होता है कोशिका झिल्ली। जंतु अपना देखभाल खुद कर लेता है, इसीलिए एगो लेयर। लेकिन पादप मतलब पेड़ पौधा अपना देखभाल नहीं करता है, इसीलिए एक्स्ट्रा दूगो। क्या होगा? दूगो। बाहरी आवरण, सबसे बाहरी कोशिका भित्ति, और उसके बाद दूसरा लेयर कोशिका झिल्ली। ये अभी समझा है और इसका एग्जाम पॉइंट लिखा है। इसका आकृति बना के कोशिका की परिभाषा समझाए। अब आपको बताते हैं कोशिका सिद्धांत। क्या बताते हैं? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत में दो वैज्ञानिक था। एक था स्लाइडेन एवं स्वान। क्या था? स्लाइडेन एवं स्वान। क्या नाम है इसका? स्लाइडेन एवं स्वान। एक था रुडोल्फ विर्चो। पहले तो रुडोल्फ विर्चो ने आया था। पहले आया था किसने? स्लाइडेन एवं स्वान ने। पूछेगा कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? तब बताइएगा स्लाइडेन एवं स्वान ने। क्या? स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने पहला बात बताया कोशिका का परिभाषा। क्या बताया? कोशिका की परिभाषा ये बताया कि वही जो हम अभी समझाएं, शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक सबसे छोटा इकाई को कोशिका बोलते हैं। मतलब कोशिका के बारे में बताया। सही बात है, कोशिका के बारे में जानकारी दिया। दूसरा बात क्या बोला? दूसरा बात कोशिका के संख्या के आधार पर, कोशिका हमारे शरीर में कितना है, इसके संख्या के आधार पर इसको दो भागों में बांटा। एगो एक कोशिकीय, एगो बहुकोशिकीय। मतलब अगर जे जीव में एक कोशिका रहता है उसको बोलेंगे एक कोशिकीय। जे जंतु में एक से अधिक कोशिका रहेगा उसको बोलते हैं बहुकोशिकीय। मतलब दो भाग में बांट दिया किसको? कोशिका को। और तीसरा बात बोला क्या? तीसरा बताया कि जितना भी कोशिका है उसमें क्या हो रहा है? जैव रासायनिक क्रिया हो रहा है। जैव रासायनिक क्रिया किसको बोलते हैं? हम अब ये बता रहे हैं आपको। बोला कि जितना भी जंतु कोशिका है, चाहे जंतु है, सब में क्या हो रहा है? जंतु कोशिका में जैव रासायनिक क्रिया हो रहा है। जैसे ही जैव रासायनिक क्रिया जब तक हो रहा है तब तक क्या है? जिंदा है। क्या है? जीवित है। क्या है? जीवित मतलब जिंदा है। क्या है? जिंदा है। जैसे ही जैव रासायनिक क्रिया बंद हो जाएगा क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। किसने बोला? रुडोल्फ विर्चो। स्लाइडेन एवं स्वान ने बोला। स्लाइडेन एवं स्वान ने तीन चीज बताया: कोशिका का परिभाषा, कोशिका की संख्या के आधार पर कोशिका का विभाजन, और तीसरा बताया कि जितना भी कोशिका है उसमें क्या हो रहा है? जैव रासायनिक क्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है? जैव रासायनिक क्रिया हो रहा है। जैव रासायनिक क्रिया जब तक हो रहा है तब तक वो जिंदा है। जैसे ही जैव रासायनिक क्रिया खत्म होगा वो मर जाएगा। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि अगर एक आदमी ही है, जैव रासायनिक क्रिया सब में होता है, चाहे मानव हो, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे सूक्ष्म जीव हो, सब में जैव रासायनिक क्रिया होता है। जैव रासायनिक क्रिया सब में होता है। उसने ये नहीं बताया कि अगर जैसे मान लो ये चाहे पौधा है, चाहे ये सूक्ष्म जीव है, चाहे ये मानव है, जैसे हम इसमें जैव रासायनिक क्रिया होगा ये तो मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। लेकिन ये जो जिंदा है ये कैसे आया, इसके बारे में ये नहीं बता पाया। मान चलो कि एगो यही लोग था, इसके घर में क्या था? यही लोग था, इसमें जैव रासायनिक क्रिया क्या हुआ? बंद हो गया, ये मर गया। लेकिन ये जो संसार में कैसे आया, ये कैसे संसार में आया, ये बता नहीं पाया गया कि ये नहीं बता पाया कि उसका विकास कैसे होता है। मतलब एक से मतलब यही आदमी धीरे धीरे कैसे विकास हुआ, ये उसके बारे में मतलब जंतु के विकास के बारे में नहीं बता पाया। किसने? स्लाइडेन एवं स्वान ने। वहीं यहाँ पर लिखे हैं कि इन्होंने बताया कि जैव रासायनिक क्रियाएँ होते हैं। जैव रासायनिक क्रिया मतलब हुआ कि जितना भी होगा मतलब अपने जीने के लिए, क्या जीने के लिए जो चीज़ उसका आवश्यकता होगा, प्रोटीन हो गया, ऊर्जा हो गया, जितना भी चीज़ होता है जीने के लिए, जितना भी चीज़ होता है वो सब किससे मिलता है? जैव रासायनिक क्रिया से मिलता है। किससे मिलता है? जैव रासायनिक क्रियाएँ से मिलता है जीने का समूह। जीने के लिए जो चीज़ जरूरी होता है वो क्या कहलाता है? जैव रासायनिक। क्या कहलाता है? जैव रासायनिक। लेकिन उसका विकास कैसे होगा उसके बारे में कौन नहीं बता पाया?
स्लाइडेन एवं स्वर्ण, मतलब कोशिका सिद्धियन अधूरा रह गया। क्या अधूरा रह गया? किसके अनुसार? स्लाइडेन एवं स्वर्ण ने। क्या बात नहीं बता पाया कि वो क्या बात नहीं बता पाया जिसको कि रुडोल्फ विर्चो ने बताया। किसने बताया? रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो जर्मनी का वैज्ञानिक था। इन्होंने 1855 ईस्वी में वो बात बताया जो कि स्लाइडेन एवं स्वर्ण नहीं बता पाया। स्लाइडेन एवं स्वर्ण ये नहीं बताया था कि ये जो अगला जो संतति आएगा, मतलब ये जो आगे जो संतति आएगा वो कहाँ से आएगा, ये नहीं बता पाया। मतलब कि जंतु का विकास नहीं बता पाया। वो किसने बताया? रुडोल्फ विर्चो ने। कब? 1855 ईस्वी में। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि नई, मतलब नया मान के लिए ये क्या था? पुरनका लोग था, ये नयका लोग था। मतलब नया कोशिका का निर्माण, नया कोशिका का निर्माण वो पहले कोशिका से ही होता है। किससे होता है? मतलब नया कोशिका जो बनेगा वो पुराने वाले कोशिका से ही बनता है। किसने बताया? रुडोल्फ विर्चो ने। किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने चौथा बात क्या बताया? नई कोशिका का जन्म हो, उत्पन्न हो, निर्माण, तीनों बात एक ही है। क्वेश्चन फंसाने के लिए इतना चीज बोलेगा, भटकना न है। पूछेगा कि नई कोशिका का जन्म हो, उत्पन्न हो या निर्माण हो, वो पुरानी कोशिका के विभाजन से होता है। किसने बोला? ये बोला था रुडोल्फ विर्चो ने। जो कि किसने, कौन बताने में असफल रहा था? स्लाइडेन एवं स्वर्ण। क्या बताने में असफल रहा था? कि नई कोशिका का जन्म कैसे होगा, ये बताने में क्या हो रहा था, मतलब क्या हो गया था? असफल। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नई कोशिका का जन्म, उत्पन्न चाहे निर्माण पुरानी कोशिका से होता है, ये बताने में कौन असफल रहा? असफल रहा था स्लाइडेन एवं स्वर्ण। और बताने कौन बताया था दुनिया को? दुनिया को बताया था रुडोल्फ विर्चो ने। किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। और यही क्या है? अभी तक मान्य है। क्या है? मान्य है। रुडोल्फ विर्चो का क्या है? मान्य है। चलिए समझते हैं। इसने बताया कि ये जो नई कोशिका होता है, ये जो दो आपको कोशिका देख रहा होगा, इसको नई कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नई कोशिका। नई कोशिका पुरानी कोशिका से ही बनता है। जैसे ही पुरानी कोशिका आगे क्या करेगा? दो भाग में टूटेगा। मान के चलिए कि इसमें आगे क्या हुआ? विकास हुआ। विकास होने के बाद दो भागों में क्या हुआ? टूट गया। इसको बोलते हैं पेरेंट सेल। पेरेंट सेल का मतलब क्या होता है? पिता सेल या पैतृक सेल। क्या बोलते हैं? पैतृक सेल, पितृक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? पितृक सेल। मतलब कि ये हुआ पेरेंट सेल। क्या हुआ? पेरेंट सेल। इसी से क्या बनता है? डॉटर सेल। क्या बोलता है? डॉटर सेल मतलब पुत्री सेल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पुत्री कोशिका, इसको बोलते हैं पेरेंट कोशिका। मतलब कि नए कोशिका का निर्माण पुराने ही कोशिका के क्या होता है? विभाजन से होता है। किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो ने। इसी से क्या होता है? कोशिका का विकास होता है। मतलब जंतु क्या होता है? विकास होता है। ये बताने में सफल हुए थे रुडोल्फ विर्चो ने, जो कि असफल हो गए थे कौन? स्लाइडेन एवं स्वर्ण। यही था कोशिका, यही कोशिका का सिद्धांत। क्या था? कोशिका सिद्धांत। इंग्लिश में बोलते हैं सेल थ्योरी। क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी। पूछेगा सेल थ्योरी किसने दिया था? दो वैज्ञानिक ने। किसने किसने? स्लाइडेन एवं स्वर्ण और रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो वो बात बताया जो स्लाइडेन एवं स्वर्ण ने बताने में क्या हो गया था? वो सफल हो गया था। चलिए आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वैसे लिखते हैं जो आपके एग्जाम में फिर से पूछेगा। बोलेगा इतना इतना एग्जाम पॉइंट, क्योंकि बायोलॉजी सबसे बड़ा चैप्टर होता है। इसमें एग्जाम पॉइंट जितना आप याद हम आपको करवाएंगे वो हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट क्या होगा? इम्पोर्टेंट होगा। पहले कि आप सुनते होंगे कि इधर तो एग्जाम पॉइंट देख ही लिए जो हम आपको पढ़ाएं अभी, और ये भी एग्जाम पॉइंट आप याद रखिए। ये याद करने वाला है, ये पढ़ाने वाला नहीं है। सिर्फ ये डाटा है, इसको क्या करना है? याद करना है, लर्न करना है। आपसे पूछेगा मानव, मानव में मतलब कि जंतु में पूछेगा कि मानव में सबसे बड़ा कोशिका क्या पूछेगा? मानव में सबसे बड़ा कोशिका क्या? मानव में सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है? वहाँ का ओवम। क्या होता है? ओवम यानी कि अंडम। किसका होता है? मादा का। किसका होता है? मादा का। आपसे पूछेगा कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? आप बताइएगा कि अंडम में किसका होता है? मादा का ओवम। क्या होता है? मानव में सबसे बड़ी कोशिका मादा का ओवम वाली अंडम। मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में जब सबसे छोटी कोशिका बोलेगा तो आपको बताना है क्या बताना है? पुरुष, यानी कि पुरुष का
शुक्राणु, क्या बताना है, पुरुष का शुक्राणु, क्या बताना है, पुरुष का शुक्राणु यानी कि स्पर्म, क्या होता है, स्पर्म। मानव में सबसे छोटी कोशिका किसका होता है, पुरुष यानी मेल का शुक्राणु यानी कि स्पर्म, क्या होता है, स्पर्म। मानव में सबसे बड़ा महिला यानी कि मादा का अंडाणु जिसको बोलते हैं, और मानव में सबसे छोटा पुरुष का शुक्राणु क्या है, कोशिका आता है। और मानव में सबसे लंबा, किसमें, मानव में सबसे लंबा कोशिका पूछेगा किसका होता है, मानव में सबसे लंबा कोशिका होता है न्यूरॉन, क्या होता है, न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र, क्या होता है, न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र, क्या होता है, तंत्रिका तंत्र। मानव से 3 क्वेश्चन पूछेगा। मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, मादा का अंडाणु। मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होता है, पुरुष का शुक्राणु। उसके बाद मानव में सबसे लंबी कोशिका क्या होता है, तो न्यूरॉन जिसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र। ये था मानव। अगर यहाँ क्वेश्चन देखिए तो ये भी सेट कर सकता है कि जब कि मानव में जब सबसे बड़ी कोशिका था किसका था, अंडाणु, किसका, महिला का। ये भी हो सकता है महिला मानव में सबसे बड़ा कोशिका होता है महिला का ओवम। लेकिन ये क्वेश्चन पूछेगा कि महिला में सबसे छोटी कोशिका, महिला में सबसे छोटी कोशिका किसका होता है, वो होता है आरबीसी का, किसका होता है, आरबीसी का। ये स्पेशल 2 स्टार पॉइंट पूछेगा, महिला में सबसे छोटी। जैसे तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका होता है महिला का ओवम, क्या होता है, ओवम। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि महिला में सबसे छोटी कोशिका, महिला में सबसे छोटी कोशिका होता है आरबीसी का, किसका होता है, आरबीसी का, किसका होता है, आरबीसी का। उसी प्रकार मानव में सबसे छोटी कोशिका होता है पुरुष का, क्या होता है, पुरुष का शुक्राणु, क्या होता है, शुक्राणु यानी स्पर्म। तो ये भी हो सकता है कि पुरुष का सबसे बड़ा कोशिका क्या होगा, पुरुष का सबसे बड़ा कोशिका। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछेगा कि पुरुष का सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है, वो होता है तंत्रिका तंत्र, क्या होता है, तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन। देखिए मानव में सबसे बड़ी कोशिका महिला का ओवम। जब मानव में सबसे बड़ी कोशिका महिला का ओवम है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि महिला में सबसे छोटी कोशिका, महिला में सबसे छोटी कोशिका क्या होगा, आरबीसी, क्या होगा, आरबीसी का कोशिका। ऐसे पूछेगा मानव में सबसे छोटा होता है क्या, पुरुष का स्पर्म यानी शुक्राणु। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पुरुष में सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, पुरुष में सबसे बड़ी कोशिका होता है यही जो लंबा होता है, वही होता है पुरुष में सबसे बड़ी कोशिका। उसके बाद ओवरऑल पूरा पृथ्वी यानी कि अर्थ, ओवरऑल पूरा पृथ्वी पर सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। क्वेश्चन पूछेगा कि ओवरऑल पूरा पृथ्वी पर सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है, वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। कितना केजी का, 2 केजी का। अगर मुर्गी का अंडा 24 को ले ले, शुतुरमुर्ग का 1 अंडा ले ले, उतना बराबर होता है। उसके बाद पृथ्वी पर सबसे छोटा कोशिका पूछेगा, क्या बताना है, पृथ्वी पर सबसे छोटा कोशिका बताना है, क्या बताना है, माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, क्या, माइकोप्लाज्म। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका वो होगा शुतुरमुर्ग का अंडा। पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका क्या होगा, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, क्या होगा, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। यहाँ से क्वेश्चन क्या बना, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 2 पॉइंट याद रखिए, ये 2 पॉइंट याद रखिए, 7 क्वेश्चन ले जाइए। ये 2 पॉइंट याद रखिए, 7 क्वेश्चन ले जाइए। इसके बाद कोशिका, क्या, कोशिका द्रव से जो क्वेश्चन पूछेगा इसको समझाते हैं। देखिए ये क्या है, ये जंतु कोशिका है, क्या है, जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका सबसे बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और इसका अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव, क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। और ये जो होता है बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, क्या होता है, नाभिक, जिसको बोलते हैं केंद्रक, क्या बोलते हैं, केंद्रक, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ये केंद्रक हुआ, केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा होता है लिक्विड, उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव, क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव। इंग्लिश में न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक का जो पिछला भाग होता है सेंटर पॉइंट, केंद्रक के अंदर जो सेंटर पॉइंट होता है उसको बोलते हैं केंद्रिका, क्या बोलते हैं, जो ओवर वाली केंद्रक हुआ, लेकिन केंद्रक के अंदर छोटा भाग जो होगा स्तर का उसको बोलते हैं केंद्रिका। न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। यहाँ पूछेगा कि जीव द्रव किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीव द्रव आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, जीव द्रव। जीव द्रव जो होता है कोशिका द्रव,
और केंद्रक के अंदर का द्रव, कोशिका द्रव और केंद्रक के अंदर को द्रव को जब मिलाते हैं क्या बनता है, जीव द्रव। यानी कि सबसे बड़ा द्रव क्या होता है, जीव द्रव। क्योंकि केंद्रक के अंदर का द्रव और यहाँ जीव द्रव दोनों से मिलाने के बाद क्या बनता है, कोशिका से जीव द्रव बनता है। क्या बनता है, जीव द्रव, जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। आपको पूछेगा कि प्रोटोप्लाज्म किसके किसके मिलने से बनता है, आपको बताना है कोशिका द्रव और केंद्रक का अंदर के द्रव को बोलते हैं केंद्रिका द्रव। मतलब कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को मिलाने से क्या बनता है, वो बनता है जीव द्रव, जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद ये जो कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म, यही दो चीज से मिलने से बनता है। कैसे, ये हुआ केंद्रक, क्या हुआ, केंद्रक के अंदर, केंद्रक के बीच। देखिए ये हुआ कोशिका झिल्ली, क्या हुआ, कोशिका झिल्ली, और ये क्या हुआ, केंद्रक। क्या हुआ, ये है कोशिका झिल्ली, ये हुआ केंद्रक। क्या हुआ, केंद्रक, कोशिका झिल्ली और केंद्रक का बीच, बीचन हुआ केंद्रक और कोशिका झिल्ली। केंद्रक और कोशिका झिल्ली, ये बीच का जो द्रव होता है उसको बोलते हैं क्या, कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। यानी कि कोशिका द्रव छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है, किससे, जीव द्रव से। मतलब कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का द्रव या बीच के द्रव को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एक होता है केंद्रक द्रव, ये होता है नाभिक के अंदर के द्रव को क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव। यानी कि केंद्रक के अंदर के द्रव को क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव। केंद्रक के अंदर मतलब न्यूक्लियस, मतलब नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर के जो द्रव होगा उसी को क्या बोलेंगे, केंद्रक। ये था पूरा कोशिका के बारे में जो डिटेल होता है। आप देखेंगे कोशिका के अंग, मतलब तीन चीज़ आपको देखने को मिला। कितना चीज़, मोटा मोटी देखे तो तीन चीज़। कौन कौन, एक मिला कोशिका आवरण, एक मिला कोशिका जीव द्रव, एक मिला केंद्रक। तीन चीज़। उसी में से हम बताए कि कोशिका आवरण दो तरह से होता है, एक पादप में, एक होता है जंतु में। पादप में और जंतु में। तो पादप में सिर्फ क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति। क्या पाया जाता है, पादप में सिर्फ पाया जाता है कोशिका भित्ति। इसीलिए लिखे हैं कि ये कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, पादप में। किस में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है, मतलब पेड़ पौधा में पाया जाता है। और कैसा रहता है वो, मरा हुआ, मतलब मृत रहता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, पूर्ण परागम्य, मतलब इसमें जो होता है किसी भी पदार्थ का आर पार आसानी से हो जाता है। किससे, कोशिका झिल्ली। किससे, अगर इसमें किसी भी पदार्थ को अगर इसमें रखा जाता है तो किससे होता है, जीव द्रव। क्या होता है, जीव द्रव में से आर पार आसानी से हो जाता है कोई भी पदार्थ। इसीलिए पादप कोशिका जो होता है, कोशिका भित्ति, ये क्या होता है, पूर्ण परागम्य। पूर्ण परागम्य मतलब कि किसी भी पदार्थ का आर पार आसानी से हो जाता है, किसमें, कोशिका भित्ति में। उसके बाद कवक का कोशिका भित्ति, जीवाणु का कोशिका भित्ति, शैवाल का कोशिका भित्ति अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि कवक का कोशिका भित्ति किससे बना होता है, तब बताइएगा काइटिन। किससे, काइटिन का बना होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। किसका, पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। शैवाल का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। ये जो कोशिका भित्ति होता है पेड़ पौधों क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है और क्या करता है, कठोरता यानी मजबूती प्रदान करता है। जो बाह्य वातावरण से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है, कोशिका भित्ति। ऐसे तो पेड़ अपने से तो नहीं कर सकता है सुरक्षा, जैसे हम अपना से कर सकते हैं जंतु कोशिका का, वैसे नहीं करता है। इसीलिए इसमें क्या होता है, दो लेयर होता है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों में होता है। किसमें, पादप में। लेकिन पूछेगा कि जंतु में कोशिका भित्ति होता है, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होता है, लेकिन पादप में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होता है। उसके बाद बना किस चीज़ का होता है, देखिए ऐसे पता चल रहा है, कवक शैवाल का बना था सेलुलोज का। उसके बाद जीवाणु का पेप्टाइडोग्लाइकन का बना था, कवक का बना था काइटिन का। पादप का कोशिका भित्ति किससे बना रहता है, पादप का कोशिका भित्ति किससे बना होता है, सेलुलोज का। मेन रूप से देखें तो किस चीज़ का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है पादप का। पेप्टिन का बना होता है किसका, देख लीजिए यहाँ पेप्टाइडोग्लाइकन किसका बना होता है, जीवाणु का। लिग्मीन से बना होता है, काइटिन का बना होता है। मेन रूप से पूछेगा कोशिका भित्ति किस चीज़ का बना होता है, तो पादप का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। तो इसीलिए कोशिका भित्ति भी किस चीज़ का बना होता है, सेलुलोज का। साथ साथ में ये भी याद रखिए, सेलुलोज, पेप्टिन, लिग्मीन, काइटिन, हेमीसेलुलोज, इस सब से क्या होता है, कोशिका भित्ति बना होता है। कि पेड़ पौधे में कौन सा आवरण पाया जाता है, तब बताइएगा कोशिका भित्ति और
कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है। चलिए आप देखते हैं कोशिका झिल्ली को। कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली जो होता है पादप में भी पाया जाता है, जंतु में भी पाया जाता है। मेन रूप से पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। किसमें? पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है क्या? कोशिका झिल्ली। इसीलिए पादप का आकृति जो बताए थे उसमें 2 लेयर था, एक कोशिका झिल्ली था, एक कोशिका भित्ति था, दूसरा कोशिका झिल्ली था। इसलिए लिखे हैं पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। और कोशिका झिल्ली जो होता है, कोशिका झिल्ली वो जीवित होता है। क्या होता है? जीवित होता है। इसलिए ये किस में पाया जाता है? जंतु में पाया जाता है। ये जीवित होता है। ये अर्ध पारगम्य होता है, मतलब कि कोई भी पदार्थ कोशिका झिल्ली से आसानी से आर पार नहीं होता है। जिसका आकृति कोशिका झिल्ली को पार करने का होगा, जो भी आकृति कोशिका झिल्ली को पार करने का होगा बिलियन के अंदर विलय का, वही क्या हो सकता है? इसमें पार हो सकता है। सभी प्रकार के बिलियन क्या हो सकता है? पार नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या होता है? अर्ध पारगम्य होता है, सेमी मेमोरेबल होता है। उसके बाद चयनात्मक गुण होता है। चयनात्मक गुण वही तो बता दिए कि अगर कोई भी चाहेगा कि मोटा अणु हम अर्ध पारगम्य झिल्ली से क्या कोशिका झिल्ली से आसानी से पार कर जाए, तो ऐसे नहीं होता। अगर जो उसके आकृति के बराबर होगा वही जा सकता है, मतलब गिना चुना ही जा सकता है। इसीलिए इसको बोले हैं चयनात्मक गुण इसमें होता है। क्या होता है? सेलेक्टिव प्रॉपर्टी होता है। किसमें? कोशिका झिल्ली में अर्ध पारगम्य होता है। अर्ध परागम्य है, इसीलिए इसमें क्या होता है? चयनात्मक गुण होता है। सभी को आर पार नहीं हो सकता है। जो उसके आकृति मतलब कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा कोशिका झिल्ली के आकृति का बना होगा वही क्या हो सकता है? जा सकता है। किसमें? कोशिका झिल्ली के माध्यम से। बना किस चीज़ का होता है? आपसे पूछेगा कि कोशिका झिल्ली किस चीज़ का बना होता है, तो प्रोटीन और वसा के मिला करके बनता है। क्या? प्रोटीन और वसा के मिलने से बनता है क्या? कोशिका झिल्ली। प्रोटीन और वसा को ही बोलते हैं लिपोप्रोटीन। क्या बोलते हैं? लिपोप्रोटीन। और लिपोप्रोटीन को ही बोलते हैं क्या? कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल। तो ज़्यादा देखिए तो किससे बना होता है? सब ज़्यादा होता है प्रोटीन। क्या होता है? सब ज़्यादा होता है प्रोटीन। उसके बाद होता है फैट। फैट मतलब वसा होता है। उसके बाद होता है कार्बन। क्या? कार्बन से भी बना होता है, लेकिन उतना नहीं देखा जाता है। मेन रूप से प्रोटीन, फैट, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल बोलिए या लिपोप्रोटीन। ये आप याद रखिएगा। पूछेगा कि कोशिका झिल्ली में सबसे अधिक मात्रा जो बना होता है किससे बना होता है, अब बताइएगा प्रोटीन, फैट, उसके बाद कार्बन। कार्बन जो होता है ना के बराबर होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं जीव द्रव। क्या देखते हैं? जीव द्रव। हम आपको बताए थे जीव द्रव कहते किसको हैं। जीव द्रव जो होता है 2 चीज़ को मिलने से बनता है। पहला कोशिका द्रव, दूसरा नाभिकीय द्रव मतलब केंद्रिका द्रव। 2 चीज़ को मिलने से बनता है। पहला होता है कोशिका द्रव मतलब साइटोप्लाज्म। दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब 2 चीज़ के मिलने से बनता है। मतलब कि जीव द्रव और केंद्रक द्रव को मिलाने से क्या बनता है? जीव द्रव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। किसको? जीव द्रव को। जीव द्रव को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म। ये बनता है कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव के मिलने से बनता है। जीव द्रव में ही क्या होता है? सारे कोशिका का अंग क्या करता है? हिलते रहता है। क्या करता है? हिलते रहता है, मतलब कि उसी में डूबा रहता है। इस मेन रूप से झिल्ली के आधार पर देखें तो जो पदार्थ कुछ पदार्थ जो रहता है कोशिका का अंग वो द्विझिल्ली होता है। मतलब कोशिका का अंग होगा जो कि द्विझिल्ली से क्या होगा? घिरा रहेगा। कितना झिल्ली से? द्विझिल्ली से घिरा रहेगा। कुछ होगा जो कि एक ही झिल्ली रहेगा। उसमें एक ऐसा भी अंग रहेगा जिसमें कि किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं रहता है। दोहरी झिल्ली किस में रहता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में क्या होता है? दोहरी झिल्ली रहता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक जो होता है उसमें क्या होता है? दोहरी झिल्ली होता है। उसी प्रकार एकल झिल्ली जो होता है वो होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें एक ही झिल्ली पाया जाता है। उसके बाद गोल्जी का। क्या? गोल्जी का में भी क्या होता है? एक ही झिल्ली पाया जाता है। लाइसोसोम जिसको बोलते हैं लयन का, इसमें भी एक ही प्रकार के झिल्ली पाया जाता है। झिल्ली रहित जिसमें कि झिल्ली नहीं होता है। राइबोसोम, इसमें किसी प्रकार की झिल्ली नहीं घिरा रहता है। सेंट्रोसोम जिसको बोलते हैं तैरका, यह भी क्या होता है? झिल्ली रहित होता है। ये जो लिखे ये क्वेश्चन ये जो बता रहे हैं इससे भी क्वेश्चन आपको फंसा करके पूछ सकता है। जैसे कि हम झिल्ली के आधार पर बांटे हैं, ऐसे भी पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा झिल्ली होता है, तब बताइएगा दोहरी झिल्ली होता है। तो झिल्ली के आधार पर देखिए कोशिका अंग को कैसे बांटे थे।
ये हुआ झिल्ली के आधार पर कोशिका अंग। मतलब कोशिका अंग किस में रहता है, जीव द्रव में ही क्या रहता है, डूबा रहता है। ये सब किसका भाग है, एक कोशिका के अंदर कोशिका का जो भी पार्ट रहता है उसको बोलते हैं कोशिका अंग। क्या बोलते हैं, कोशिका अंग। उसके बाद एक होता है मेन रूप से केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, कोशिका का मेन भाग होता है। इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। क्या बोला जाता है, दिमाग बोला जाता है, मतलब ब्रेन। क्या बोला जाता है, ब्रेन। केंद्रिक किसको, केंद्रक को। केंद्रक के अंदर होता है गुणसूत्र। क्या होता है, गुणसूत्र। गुणसूत्र के अंदर होता है डीएनए। क्या होता है, डीएनए। डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन। इसको जब पढ़ाएंगे केंद्रक के बारे में पूरा डिटेल पढ़ाएंगे इसको। गुणसूत्र के अंदर क्या होता है, डीएनए। डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन। डीएनए और जीन क्या, डीएनए और आरएनए दोनों पढ़ाएंगे एक साथ, ताकि आपको क्या हो, ज़्यादा समझ हो। लेकिन ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि केंद्रक के अंदर होता है गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर होता है डीएनए, डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन। ये चारों चीज़ क्या होता है, पढ़ना होता है। किसमें, केंद्रक के अंदर। कहाँ, केंद्रक के अंदर। केंद्रक जो होता है, केंद्रक भी दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। क्या होता है, केंद्रक भी क्या होता है, दोहरी झिल्ली से क्या होता है, घिरा रहता है। तो ये क्या था, कोशिका, कोशिका का अंग। क्या था, कोशिका के अंग। लेकिन झिल्ली जो होता है, कोशिका का आवरण, वो किस प्रकार से काम करता है उसमें देखते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। क्या, कोशिका झिल्ली काम कैसे करता है। कोशिका झिल्ली में जो होता है, आप समझिए केमिस्ट्री के कुछ पॉइंट हैं, ये समझिएगा तो कोशिका झिल्ली काम कैसे करता है आपको आसानी समझ आएगा। देखिए, एक होता है विसरण, एक होता है प्रासरण, एक होता है प्रागम्यता। क्या होता है, प्रागम्यता। प्रागम्यता मेन रूप से किस पर आधारित रहता है, प्रासरण पर ही। किस पे, प्रासरण पे ही। समझिए, पहले कहते हैं कि इसको देखिए, ये बीकर लिए, बीकर मतलब बर्तन लिए, ये भी बर्तन है, ये भी बर्तन है और ये भी बर्तन है। बर्तन के अंदर क्या लिखे हैं, बर्तन के अंदर क्या लिए, बिलियन। देखिए, ये जो बिलियन है आपको पता चल रहा हो कि ये क्या है, घना है। क्या है, घना मतलब गाढ़ा है। जो गाढ़ा होता है उसको बोलते हैं अधिक सांद्रता है। क्या है, जो गाढ़ा होता है बोलते हैं वो अधिक सांद्रण है। जो कम गाढ़ा होता है उसको बोलते हैं कम सांद्रण है। क्या होता है, जो कम रहता है घना उसको बोलते हैं कम सांद्रता, जो अधिक घना रहता है उसको बोलते हैं अधिक सांद्रता। जब बिलियन का अणु, बिलियन का अणु, ये जो क्या है, ये सब क्या है, अणु है। क्या है, अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है। क्या करता है, गति करता है, तो उसको बोलते हैं विसरण। क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। लेकिन प्रासरण क्या होता है, प्रासरण में उल्टा होता है। प्रासरण में क्या होता है, यह है अधिक सांद्रता, यह है कम सांद्रता। मान के चलिए यहाँ लिए हैं 500 ग्राम चीनी। क्या लिए, 500 ग्राम चीनी। इधर लिए हैं 20 ग्राम चीनी। तो क्या हुआ, ये अधिक सांद्रता है, ये कम सांद्रता है। इधर उल्टा था, यहाँ था 500 ग्राम चीनी और यहाँ था 20 ग्राम चीनी। क्या था, 20 ग्राम चीनी। मतलब कि प्रासरण में क्या होता है कि कम सांद्रता से कहाँ जाता है, अधिक सांद्रता की ओर। प्रासरण किसको बोलते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या होता है, पदार्थ का कण क्या होता है, गमन करता है। क्या करता है, गमन करता है, यानी कि जाता है। प्रासरण कहते हैं किसको, कम से अधिक सांद्रता की ओर जब क्या करता है, विलयन का कण क्या करता है, गमन करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रासरण बोलते हैं। प्रासरण किसको बोलते हैं, आई होप कि आपको समझ आया होगा कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाता है तो उसको प्रासरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको प्रासरण बोलते हैं। एक होता है पारगम्यता। क्या होता है, पारगम्यता। पारगम्यता में भी क्या होता है, मेन रूप से प्रासरण ही होता है। कि पारगम्यता भी क्या होता है, प्रासरण ही होता है। क्या होता है, प्रासरण होता है। पारगम्यता में क्या होता है, प्रासरण होता है। चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि ये क्या है, पानी से भरा हुआ है, मतलब बिलियन से भरा हुआ है। इस बिलियन में एक कोशिका क्या किए, डाल दिए। ये कोशिका था, कोशिका को डाल दिए। तो इसमें क्या होगा कि पानी क्या होगा, अधिक सांद्रण होगा, मतलब हाई कंसंट्रेटेड, मतलब अधिक सांद्रण होगा। और कोशिका लो कंसंट्रेशन, मतलब कम सांद्रता होगा। तो अभी बताया कि प्रासरण में क्या होता है, कम से अधिक की ओर जाता है। तो कोशिका से क्या होगा, जितना भी पानी होगा वो कहाँ जाएगा, जाएगा किसके अंदर जाएगा, बिलियन के अंदर जाएगा। इसमें क्या होगा, कोशिका में किसका कमी होगा, पानी का कमी होने लगेगा। इसको ऐसे समझिए, ये क्या है, एक सेल था। क्या था, मतलब एक कोशिका था। जैसे इसको कहाँ डाले, कंसंट्रेटेड, मतलब कंसंट्रेटेड, हाई कंसंट्रेटेड, मतलब अधिक सांद्रता वाले बिलियन में डालेंगे तो इससे क्या होगा, इससे H2O, मतलब पानी क्या होने लगेगा, कमी। एक समय ऐसा होगा कि पूरा तरह से क्या होगा, पानी का कमी हो जाएगा, तो कोशिका क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोशिका का मृत्यु हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल समझिए। कभी कभी आप क्या देखे होंगे कि अपना हाथ जो होता है अधिक देर तक पानी में रख देते हैं तो क्या हो जाता है, हाथ देखते होंगे कि फूल जाता होगा, सिकुड़ जाता होगा। ये किसके कारण होता है, ये प्रागम्यता के कारण होता है। किसके कारण,
परागम्यता के कारण ही होता है। इसीलिए बोला जाता है कि जैसे आप नदी में नहाते होंगे कि नदी में नहाने के बाद आपको क्या लगता है, मतलब प्यास लगता है, किसके कारण होता है, ये परागम्यता के कारण ही होता है। तो इसीलिए सलाह दिया जाता है कि नदी या पानी में देर तक नहीं नहाना चाहिए। उसके बाद डिब्बा बंद पदार्थ जो भी रहता है, जैसे कि अचार हो गया, रसगुल्ला हो गया, इस सब में मतलब ख़राब नहीं होता। किसके कारण ख़राब नहीं होता, पारगम्यता के कारण ख़राब नहीं होता है। आपको परागम्यता लेकिन निर्भर किस पर करता है, परासरण पर ही क्या होता है, परासरण के कॉन्सेप्ट पर क्या करता है, काम करता है। उसी प्रकार परासरण के कारण क्या होता है, किशमिश फूलता है। उसके बाद चना क्या होता है, फूलता है। आपसे पूछेगा चना किशमिश किस कारण फूलता है, तो बताइएगा परासरण के कारण। लेकिन नदी या पानी में देर तक नहीं नहाने के लिए दिया जाता है। डिब्बा बंद पदार्थ या अचार रसगुल्ला खराब नहीं होता, किसके कारण, परागम्यता के कारण। किसके कारण, परागम्यता के कारण। ये क्या था, कोशिका का अंग। कोशिका का अंग हम पढ़ा दिए, कोशिका अंग में भी झिल्ली को डिटेल से पढ़ा दिए। चलिए आप देखेंगे क्या, कोशिका को अंग के डिटेल के, कोशिका अंग को क्या करेंगे, एक करके कोशिका अंग को पढ़ेंगे। इसमें कि क्या पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेकुलस, लाइसोसोम, और क्या पढ़ेंगे, सेंट्रोसोम। क्या पढ़ेंगे, सेंट्रोसोम, जिसमें कि हम आपको कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली को पूरा डिटेल से अच्छा से पढ़ा दिए। चलिए आप देखते हैं किसके बारे में, कोशिका अंग पहला देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। चलिए हम आप क्या बताए थे, आप पढ़ेंगे कोशिका अंग के बारे में। क्या, कोशिका का जितना भी अंग होता है उसके बारे में जानेंगे। हम आपको बताए थे कि एक एक करके क्या करेंगे, कोशिका के अंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले बोले थे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। हम आपको बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि सबसे पहले जानिए कि क्या था, ये दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ था। क्या घिरा हुआ था, कौन सा झिल्ली से, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ था। पहला पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया किससे घिरा होता है, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कभी कभी पूछता है, तो इसको याद कर लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो अल्टमैन ने। किसने, अल्टमैन ने किया था। कब, 1886 ईस्वी में किया था। उसके बाद इसका नामकरण किसने किया था, तो वेंडा ने इसका नामकरण किया था। पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज तो अल्टमैन ने, नामकरण किसने किया था, वेंडा ने किया था। कभी कभी पूछ देता है तो याद कर लीजिए, लिखाने वाला चीज़ था, हम लिख के रख दिए थे पहले। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या होता है, आपसे पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम होता है कि जंतु में क्या करता है, ये ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। किस फॉर्म में ऊर्जा का निर्माण करता है, वो करता है एटीपी के फॉर्म में। किसमें, एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा का निर्माण करता है। तो आपसे पूछेगा कि ऊर्जा कैसे बनाता है, तो ये भी जानना जरूरी है। लेकिन आदमी ऊर्जा पाने के लिए क्या करता है, बहुत सारे क्या करता है, भोजन खाता है। क्या करता है, भोजन खाता है। भोजन में मेन रूप से क्या होता है, बहुत प्रकार के अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। तो इस भोजन को क्या करता है, तोड़ता है। क्या करता है, भोजन को तोड़ता है। तोड़ने को ही बोलते हैं अपघटन। क्या बोलते हैं, अपघटन। ये कैसे तोड़ता है, कल तोड़ता कि नहीं, तोड़ने के लिए इसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। किसका, ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। ये सब जो लिखे हैं सब इससे क्वेश्चन पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस फॉर्म में मिलता है, तो ऊर्जा मिलता है एटीपी फॉर्म में। कैसे मिलता है, मेन रूप से क्या करता है, भोजन को तोड़ता है, माने अपघटन करता है। भोजन को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होता है, ऑक्सीजन का आवश्यकता होता है। इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, इसीलिए इसको बोलते हैं वायवीय। क्या बोलते हैं, वायवीय। बोलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा शोषण होता है, तो आप बताइएगा वायवीय शोषण होता है। कौन शोषण, वायवीय शोषण होता है। क्यों, क्योंकि भोजन को तोड़ने के लिए किसका आपसे ज़रूरत पड़ता है, ऑक्सीजन का। इसीलिए कौन से शोषण हुआ, वायवीय शोषण हुआ। और कोशिका कहाँ होता है, अंदर होता है। कहाँ होता है, कोशिका के अंदर होता है। इसमें जो ऊर्जा मिलता है कैसे मिलता है, क्रेब्स चक्र चलता है। क्या चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है, जिस फॉर्म में क्या मिलता है, 38 एटीपी के रूप में क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। किस फॉर्म में, क्रेब्स चक्र चलता है, जिससे कि 38 एटीपी किसके रूप में मिलता है, एटीपी के रूप में क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। और ये क्रेब्स चक्र कहाँ जाकर संपन्न होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाके संपन्न होता है। देखिए हम बोले थे ना, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। देखिए ये दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, उंगली के आकृति के समान होता है अंदर में। देखिए ये क्या है, एक कोशिका है। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का आकृति उंगली के समान होता है। तो उंगली के समान जो आकृति होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, उसको क्रिस्टी बोलते हैं।
और इसी में क्या होता है, आरएनए होता है, जो कि एक सिंगल लाइन की तरह दिखता होगा। जो ऐसे ऐसे दिखता है उसको बोलते हैं सिंगल लाइन, तो इसको बोलते हैं आरएनए। क्या बोलते हैं, आरएनए। ये डबल लाइन जब इसी को दिखाएंगे ऐसे करके तो इसको बोलते हैं डीएनए। मतलब कि इसमें आरएनए भी पाया जाता है, इसमें डीएनए भी पाया जाता है, और इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है। इसीलिए एग्जाम पॉइंट में आपसे जो लिखा है उसको तो याद करना है। ऐसे मान के चलिएगा, आप जो भी पढ़िएगा सब याद ही करने वाला है। तो एग्जाम पॉइंट में याद रखिएगा कि ऊर्जा किस फॉर्म में मिलता है, एटीपी के रूप में। कितना एटीपी, 38 एटीपी। और उसके बाद इसमें जो अंगुलीनुमा संरचना होता है उसे क्या बोलते हैं, उसको क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। इसका खुद का अपना क्या होता है, अपना डीएनए होता है, अपना आरएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है। इसीलिए लिखे खुद का डीएनए आरएनए राइबोसोम होता है। क्या होता है, खुद का डीएनए आरएनए राइबोसोम होता है। ये जो होता है स्वयं का होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अर्धस्वायत्त। क्या बोलते हैं, अर्धस्वायत्त। ये अपना होता है इसीलिए इसको बोलते हैं अर्धस्वायत्त। कभी कभी आपसे डीएनए का फुल फॉर्म पूछेगा, आरएनए का फुल फॉर्म पूछेगा। जब हम आपको डीएनए आरएनए पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल से बताएंगे। नहीं तो याद करना है तो याद कर सकते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए जो होता है सिंगल लाइन की तरह होता है, डीएनए जो होता है डबल लाइन की तरह होता है। देखिए यहाँ पे दिखाए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिंगल लाइन आरएनए, डबल लाइन डीएनए होता है। यह था माइटोकॉन्ड्रिया। क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। उसके बाद चलते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका के रूप। किसके पढ़ते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये भी क्या होता है, कोशिका के अंदर होता है। ये क्या है, ये है अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होता है, सिंगल लेयर का होता है। कौन सा लेयर होता है, सिंगल लेयर का होता है। मतलब इसमें जो होता है एक ही परत होता है। क्या होता है, एक ही परत से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका। चलिए आप क्या देखते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका। देखिए यह है उसका फिगर, अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या है, अंतःप्रद्रव्य जालिका एक आवरण होता है। क्या होता है, एक ही आवरण से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है। देखिए इसमें जो खुदरा 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 ऊपर ऊपर दिख रहा है, ये खुदरा खुदरा, ये एक प्रकार से क्या होता है, खुदरा मतलब क्या, ये एक प्रकार से दो तरफ होता है। एक होता है चिकना, एक होता है खुदरा। जो खुदरा पार्ट रहता है, खुदरा पार्ट जो खुदरा रहता है उसमें क्या होता है, उसी पर रहता है राइबोसोम। क्या होता है, राइबोसोम। देखिए ये खुदरा है, ये खुदरा पर रहता है राइबोसोम। राइबोसोम जहाँ पाया जाता है वहाँ क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। तो पूछेगा कि अंतःप्रद्रव्य जालिका का जो खुदरी पार्ट होता है उस पर क्या होता है, राइबोसोम होता है, वहाँ क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। उसके बाद जो चिकना चिकना भाग है, देखिए ये क्या है, चिकना है। क्या है, चिकना है, मतलब इस पर खुदरा नहीं है, ये क्या है, चिकना। जो चिकना होता है वो क्या करता है, वो बसा बनाता है। क्या बनाता है, बसा। चिकना मतलब होता है तेल्य पदार्थ। चिकना 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 क्या बनाता है, बसा। क्या बनाता है, बसा। बसा कैसा होता है, वो होता है तेल जैसा। कैसा होता है, तेल जैसा। इसीलिए याद रखिएगा कि अंतःप्रद्रव्य जालिका का जो भाग चिकना होता है क्या बनाता है, बसा। क्या बनाता है, बसा। इसीलिए जो चिकना होता है क्या करता है, बसा का निर्माण करता है। एग्जाम पॉइंट में जो याद करने वाला है उसको यहाँ पे भी हम क्या किए हैं, लिख दिए हैं। पूछेगा कि इसका खोज किसने किया, तो बताइएगा के.आर. पोर्टर ने। किसने, के.आर. पोर्टर ने किसका खोज किया था, अंतःप्रद्रव्य जालिका किया था। उसके बाद ये कोशिका के अंदर कंकाल का काम करता है। देखिए ये जो होता है कोशिका के अंदर किसका काम करता है, कंकाल। क्योंकि एक पार्ट रहता है इसका खुदरा खुदरा, जिससे ये कोशिका को पचकने से क्या करता है, बचाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कोशिका का कंकाल। पूछेगा कोशिका कंकाल किसको बोलते हैं, तो आप बताइएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका को। किसको, अंतःप्रद्रव्य जालिका को कोशिका का कंकाल बोला जाता है। उसके बाद पदार्थों को परिवहन पर नियंत्रित करता है। मतलब पदार्थ को कोशिका के अंदर जाने देना है नहीं जाने देना है, वो कौन डिपेंड करता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका डिपेंड कर, मतलब अंतःप्रद्रव्य जालिका उसका क्या करता है, ध्यान देता है। इसीलिए इसको बोलते हैं पदार्थों का परिवहन पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। क्या करता है, पदार्थों पर नियंत्रण करता है। नियंत्रण किस रूप से करता है, कोई भी पदार्थ अंदर जा सकता है कि नहीं, ये कौन डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किस पर, अंतःप्रद्रव्य जालिका पर। नहीं तो ऐसे में तो कोई किसी प्रकार का पदार्थ अंदर नहीं जा सकता है। कौन जा सकता है नहीं जा सकता है, डिपेंड करता है अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसको क्या करता है, डिपेंड करता है कि किसको जाने देना है किसको नहीं जाने देना है। इसीलिए बोलते हैं कि
किसको, अंतःप्रद्रव जालिका को पदार्थों पर परिवहन पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। उसके बाद चलिए देखते हैं अंतःप्रद्रव जालिका मेन रूप से क्या करता है, ये करता है कोशिका के कंकाल के रूप में काम करता है। क्या करता है, कोशिका के कंकाल के रूप में काम करता है कौन, अंतःप्रद्रव जालिका। चलिए अगला देखते हैं राइबोसोम। क्या देखते हैं, राइबोसोम, क्योंकि अंतःप्रद्रव जालिका के खुदरी सतह पर क्या पाया जाता है, राइबोसोम। और राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम वो किसका काम करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो आपसे पूछेगा कि राइबोसोम का खोज किसने किया, तो राइबोसोम की खोज पादप मतलब पौधे में भी पाया जाता है, तो इसलिए राइबोसोम को पौधे में किसने खोज किया था, रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने। किसने, रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने। कब किया था, 1953 ईस्वी में। कब, रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने पेड़ पौधा में कब किया था, 1953 ईस्वी में। और जंतु में खोज किया था जी पॉलेक। किसने, जी पॉलेक ने किया था। कब किया था, 1958 ईस्वी में किया था। आप पूछेगा कि राइबोसोम बना किससे होता है, तो राइबोसोम बना होता है आरएनए और प्रोटीन से। किससे, आरएनए एवं प्रोटीन से। तो इसीलिए इसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन कण। क्या बोलते हैं, राइबोसोम को आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन कण। क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन कण बोलते हैं। किसको, राइबोसोम का। राइबोसोम का मेन काम क्या होता है, प्रोटीन निर्माण करना। क्या, प्रोटीन को बनाना। तो आरएनए का फुल फॉर्म लिख दिए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद खुदरी अंतःप्रद्रव जालिका पर क्या होता है, पाया जाता है, इसीलिए क्या करता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। उसके बाद राइबोसोम दो प्रकार का पाया जाता है। राइबोसोम दो प्रकार का पाया जाता है, वो डिपेंड करता है सेडिमेशन कोफिशिएंट पर। क्या, सेडिमेशन कोफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम को दो भागों में बांटा गया। एक होता है 70S का राइबोसोम, एक होता है 80S का राइबोसोम। एस मतलब क्या होता है, सेडिमेशन कोफिशिएंट। सेडिमेशन कोफिशिएंट क्या दिखाता है, भार को। क्या दिखाता है, भार को। अगर हम पानी लेते हैं और पानी के अंदर क्या करते हैं, राइबोसोम को डालते हैं, जो क्या होगा, ज़्यादा अंदर तक जाएगा तो उसका भार क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब उसका सेडिमेशन कोफिशिएंट क्या है, ज़्यादा है। जिसका सेडिमेशन कोफिशिएंट ज़्यादा होगा वो अंदर जाके क्या होगा, जल्दी बैठेगा। इसीलिए सेडिमेशन कोफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम दो भागों में मतलब दो प्रकार का पाया जाता है। कौन कौन, दो भागों में बांटा गया, यानी दो प्रकार इसको पाया गया। पहला 70S का, दूसरा होता है 80S का। यहीं से आपको बताएंगे, आगे जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। अभी यहाँ ध्यान रखिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 70S, मतलब 70S का राइबोसोम पाया जाता है। 70S कैसा होता है, छोटा होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S का राइबोसोम पाया जाता है। एस मतलब सेडिमेशन कोफिशिएंट होता है। देखिए ऐसे याद रखिए, हम भी आपको याद करवा देते हैं प्रोकैरियोटिक किसको बोलते हैं, यूकैरियोटिक किसको बोलते हैं। नहीं तो हम आपको इसके बाद क्या कराएंगे, इसी को पढ़ाएंगे। कोशिका दो प्रकार से होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। ये तो हम आपको समझने के लिए इस प्रकार से पढ़ाएं, लेकिन कोशिका दो प्रकार से होता है, हम आपको आगे पढ़ाएंगे। देखिए लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक। प्रो, आजकल का जो भी मोबाइल आता है वो सब क्या होता है, प्रो मोबाइल होता है। क्या होता है, प्रो मैक्स, ऐसे ऐसे करके मोबाइल आता है। प्रो मतलब क्या होता है, अच्छा, मतलब उसमें बहुत सारे फंक्शन होता है। लेकिन कोशिका में उल्टा होता है, जहाँ पर लगे, जहाँ पे जिस कोशिका में लिखा रहता है प्रो, वो मतलब अच्छा क्वालिटी ना हो, सबसे घटिया क्वालिटी कोशिका होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कम विकसित होता है, उसमें उतना मतलब फंक्शन नहीं होता है। इसे याद रखिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब कम विकसित, उसमें उतना कोशिका काम करने वाला चीज़ नहीं उपस्थित होता है, मतलब कम विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक को ऐसे याद रखना, प्रो मतलब होना चाहिए विकसित, लेकिन ये विकसित नहीं होता है। क्या होता है, कम विकसित होता है। इसको ऐसे याद रखिए, कम विकसित है, इसीलिए इसमें क्या पाया जाता है, 70S का राइबोसोम पाया जाता है। उसके बाद यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक जब इसमें नहीं कम पाया गया तो इसमें क्या पाया जाएगा, ज़्यादा पाया जाएगा। इसीलिए क्या होता है, ये विकसित होता है, मतलब पूर्ण विकसित होता है। कौन, यूकैरियोटिक, क्योंकि इसके अंदर प्रो नहीं लगा। प्रो नहीं लगा है तब पर भी क्या है, ये विकसित है। ये प्रो लगा है तो क्या है, वो विकसित है, इसे याद रखिए। यूकैरियोटिक में क्या पाया जाता है, 80S का राइबोसोम पाया जाता है। उसके बाद बड़ा में भी दो भाग होता है, एक होता है 60S, एक होता है 40S। छोटा में होता है 50S, एक होता है 30S। इसको ऐसे याद रखिए। ये पूरा क्या था, राइबोसोम था। क्या था, राइबोसोम। उसके बाद गोल्जी का, क्या है, गोल्जी का। गोल्जी का मेन रूप से काम होता है कि कोशिका के अंदर जो ऊर्जा बना और जो प्रोटीन बना, जो ऊर्जा बना, जो प्रोटीन बना, इन सब को क्या करना, कोशिका को मतलब सभी अंगों तक पहुंचाना। क्या करता है, सभी अंगों तक पहुंचाना। प्रोटीन और ऊर्जा, ऊर्जा और प्रोटीन को पहुंचाने का काम कौन करता है, गोल्जी का। क्या करता है, गोल्जी का परिवहन का काम करता है, मतलब गाड़ी का काम करता है। गाड़ी, गाड़ी पे क्या लोड होगा,
गरी पे लोड होगा माइटोकॉन्ड्रिया से बनाया हुआ ऊर्जा, राइबोसोम से बनाया हुआ प्रोटीन, राइबोसोम गोल्जी काय पर बैठेगा और सभी कोशिका को क्या करेगा, देते जाएगा। ले लो आप, किसको किसको प्रोटीन की जरूरत है, किसको किसको राइबोसोम की जरूरत है, कौन देगा, वो देगा कौन, गोल्जी काय। कौन देगा, गोल्जी काय। ले लो ले लो ले लो प्रोटीन राइबोसोम। कोशिका के अंदर कौन काम करता है, गोल्जी काय। क्या करता है, गोल्जी। बैठो बैठो बैठो, राइबोसोम राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया, बैठो। हम आप सबको क्या करेंगे, जिसको जिसको जरूरत पर होगा उसको उसको क्या करेंगे, पहुंचा देगा। मतलब जिसको जो ज़्यादा काम करेगा उसको ऊर्जा और प्रोटीन का पहुंचाने का काम कौन करेगा, गोल्जी का। मतलब जितना भी चीज़, जितना भी अंग कोशिका में पाया जाएगा, जो जिसको जिसको ज़रूरत पड़ेगा वो सभी पदार्थ को पहुंचाने का काम कौन करेगा, गोल्जी का। क्या करेगा, गोल्जी का सभी चीज़ को पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए लिखे हैं इसका काम होता है परिवहन, मतलब परिवहन का काम करता है। इसीलिए इसे बोलते हैं यातायात प्रबंधक। क्या बोलते हैं, यातायात प्रबंधक बोलते हैं। इसका खोज किसने किया था, कैमिटो गोल्जी ने। किसने, कैमिटो गोल्जी ने इसका खोज किया था। नील हरित शैवाल, जीवाणु और माइकोप्लाज्मा। नील हरित शैवाल, जीवाणु और माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, गोल्जी काय नहीं पाया जाता, जिस कारण इसमें परिवहन क्या होता है, नहीं होता है। गोल्जी काय नहीं पाया जाता किसमें, कोमिको गोल्जी में। किसमें नहीं पाया जाता है, नील हरित शैवाल, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा में क्या नहीं पाया जाता है, गोल्जी काय नहीं पाया जाता। तो इसमें क्या होता है, परिवहन कम नहीं होता है। उसके बाद इसको छोड़ा करके, किसको छोड़ा कर, नील हरित शैवाल, जीवाणु और माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़कर जितना भी जंतु होता है सभी जंतु में क्या पाया जाता है, गोल्जी काय। क्या पाया जाता है, गोल्जी काय पाया जाता है। उसके बाद पौधे में जो गोल्जी काय पाया जाता है उसको बोलते हैं डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं। जो पौधे में किसका काम करता है, एंजाइम का स्रावन का काम करता है। मतलब क्या करता है, एंजाइम का स्रावन का काम करता है। पौधे में जो गोल्जी काय पाया जाता है वो बोलते हैं, जो एक विशेष रंग में पाया जाता है गोल्जी का, जिसको बोलते हैं डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। ये क्या करता है, पौधे के अंदर एंजाइम को क्या करता है, स्रावन का काम करता है। क्या करता है, एंजाइम को स्रावन का काम कौन करता है, डिक्टियोसोम। क्या करता है, डिक्टियोसोम। उसके बाद पढ़ते हैं लाइसोसोम। क्या पढ़ते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम पूरा कोशिका के झुंड में क्या करता है, दहशत फैला कर रखता है और इन सब को नियंत्रित करने का काम एक ही बंदा का नाम है, जिसका नाम है कौन, नाभिक। मतलब एक ही को, इन सब को नियंत्रित कौन करता है, केंद्रक। कौन करता है, केंद्रक। केंद्रक का सिर्फ ये बात मानता है, नहीं तो पूरा क्या फैला कर रखता है, दहशत। कौन, लाइसोसोम। इसको बोला जाता है पूरा कोशिका का क्या, गुंडा। क्या बोला जाता है, गुंडा बोलिए। तो अगर खराब की नज़र से देखिए तो इसको गुंडा बोलिए, अगर अच्छा की नज़र से देखिए इसको पुलिस बोलिए। क्या बोलिए, पुलिस। मतलब कोशिका का गुंडा बोलिए या कोशिका का पुलिस, दोनों का काम करता है। अगर खराब बन गया तो ये गुंडा का काम करेगा, जब तक अच्छा है तो ये पुलिस का काम करेगा। ध्यान रखिए। इसका खोज पूछेगा तब बताइए इसका खोज किसने किया, डी डुबे ने किया था। किसने किया था, डी डुबे ने किया था। इसमें मेन रूप से ये किस में पाया जाता है, केवल जंतु में। किस में पाया जाता है, केवल जंतु में। पादप में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जितना भी है सब याद करना है। इसमें क्या पाया जाता है, जल अपघट्य एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जल अपघट्य एंजाइम पाया जाता है। जल अपघट्य एंजाइम का क्या कार्य होता है, जितना भी पदार्थ होता है, अलग अलग प्रकार के पदार्थ हम खाते हैं पीते हैं, इसको क्या करता है, इसको पचाने का काम करता है। किसे करता है, पाचन का काम करता है। यही पाचन करके क्या करता है, किसको देता है, गोल्जी काय को। और गोल्जी काय क्या करता है, परिवहन के रूप में क्या करता है, सबको देते चला जाता है। जब अभी बोले ना इसको क्या दहशत फैला कर रखा है, मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी प्रकार के कहीं ये मानिए क्या है, कोशिका है। क्या है, कोशिका है। कहीं पर अगर क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। क्या होता है, शरीर में क्या होता है, एक्सीडेंट, मतलब चोट लगता है, कुछ भी लगता है तो क्या होता है, वहाँ का सारा कोशिका क्या होता है, मर जाता है। क्या होता है, सारा कोशिका मर जाता है। तो उस कोशिका को क्या करता है, मतलब हटाने का काम कौन करता है, हटाने का काम कौन करता है, लाइसोसोम। क्यों करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जल अपघट्य होता है। क्या करता है, वो पाचन का काम करता है। ये जो मरा हुआ क्या होता है, कोशिका होता है, उसको क्या करता है, खा लेता है, मतलब पचा लेता है, जिस कारण से क्या होता है, वो साफ हो जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कोशिका का क्या बोलते हैं, पाचन। क्या बोलते हैं, कोशिका का पाचन भी बोलते हैं। किसको, लाइसोसोम को। ये क्या करता है, सभी क्या करता है, नज़र बैठा कर रखता है। जैसे ही क्या करता है, न्यूक्लियस, मतलब जैसे ही केंद्रक सबको आदेश देता है, सब अपना अपना काम में लग जाता है। क्या होता है, सब अपना अपना काम में लग जाता है। जो अपना काम नहीं करता उसको क्या करता है, कोशिका लाइसोसोम क्या करता है, धमका के काम करवाता है, ज़बरदस्ती काम करवाता है, कर
नहीं तो अभी क्या करेंगे, तुमके ऊपर क्या करेंगे, हम अपना जल अपघट्य छिड़क देंगे। जैसे जल अपघट्य छिड़केंगे तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब तुम मर जाओगे। इसीलिए क्या करता है ये लाइसोसोम, क्या करता है, सबको डरा धमका क्या करता है, काम करवाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा जल्दी जल्दी ऊर्जा बनाओ, लाइसोसोम अति माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलेगा, जल्दी जल्दी ऊर्जा बनाओ, उसको ऊर्जा की जरूरत है उसको ऊर्जा दो। उसी प्रकार क्या बोलेगा, राइबोसोम बोला जल्दी जल्दी प्रोटीन बनाओ, उसको प्रोटीन का काम है, उसको प्रोटीन की ज़रूरत है। उसी प्रकार बोलेगा किसको, गोल्जी का बोले जल्दी जल्दी सबको पहुंचाओ, जल्दी जल्दी पहुंचाओ, कोई से रुकना नहीं, जल्दी जल्दी पहुंचाओ। गोल्जी का क्या करेगा, जल्दी जल्दी पहुंचाने का काम करेगा। अंतःप्रद्रव जालिका का बोलेगा कि जल्दी 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 कोशिकाओं को मतलब बीच में दबने नहीं दो, दबने नहीं दो, ताकि कि जितना भी चीज़ है सब क्या करे, गोल्जी का जल्दी जल्दी स्पीड में लेकर भागे। क्या करता है अंतःप्रद्रव जालिका, इसीलिए कंकाल का काम करता है, मतलब सब पर नियंत्रित करता है कौन, लाइसोसोम। लाइसोसोम भी पर नियंत्रित करता है कि नाभिक, क्या करता है, नाभिक यानी कि केंद्रिका, क्या करता है, केंद्रिका मतलब केंद्रक। लाइसोसोम पर किसका नियंत्रण होता है, केंद्रक पर। ओवरऑल पूरा कोशिका का नियंत्रण किसका होता है, केंद्रक का ही होता है। इसीलिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि सब झूठ हो जाता है और इसका बात नहीं मानता है, ऐसे समझने के लिए बता रहे, ऐसा काम नहीं होता, समझने के लिए सब बात बता रहे। कभी कभी क्या होता है कि सब क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी का बैक्टीरिया और सेंट्रोसोम काम नहीं करता है। क्या करता है ये जो होता है लाइसोसोम खुद अपने आप को फाड़ लेता है। क्या होता है, खुद अपने आप को फाड़ लेता है, जिस कारण इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली। क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली, या इसको बोलते हैं एटम बम। क्या बोलते हैं, एटम बम। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, तब बताइएगा लाइसोसोम का। एटम बम किसको बोलते हैं, तो लाइसोसोम को बोलते हैं। ये आप समझ गए। देखिए आरबीसी यानी अस्तनी या ममेलिया, आरबीसी जो होता है हमारे सब में क्या होता है, हम सब आते हैं ममेलिया में। क्या हम आते हैं, ममेलिया अर्थात स्तनधारी में आते हैं। इसमें क्या होता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जिस कारण से आरबीसी जो होता है मरने के बाद कहाँ जाता है, मरने के बाद जाता है कहाँ, पीलिहा यानी तिल्ली में जाता है। कहाँ जाता है, मरने के बाद पीलिहा अर्थात तिल्ली में जाता है। इसीलिए बोलते हैं आरबीसी का कब्रगाह। क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रगाह। आरबीसी का कब्रगाह किसको बोलते हैं, पीलिहा या तिल्ली को। अगर इसमें लाइसोसोम पाया जाता तो ये मरता, तो इसको क्या करता है, ये जल अपघटक छिड़क 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 के क्या करता है, इसको पचा देता है अर्थात खत्म कर देता है। कौन करता है खत्म, लाइसोसोम। लेकिन आरबीसी में क्या होता है, क्या नहीं पाया जाता है, लाइसोस आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, जिस कारण से मरने के बाद वहीं रह जाए। इसको हटाने के लिए किसका काम करते हैं, लाइसोसोम करता है। लेकिन ये होता है नहीं है ना, इसीलिए मरने के बाद कहाँ जाता है, ये पीलिहा या तिल्ली में जाता है। कहाँ जाता है, मरने के बाद पीलिहा या तिल्ली में। इसीलिए बोला जाता है आरबीसी का कब्रगाह किसको बोलते हैं, आरबीसी का कब्रगाह बोलते हैं पीलिहा या तिल्ली को। किसको, पीलिहा या तिल्ली को। किसको बोलते हैं, पीलिहा या तिल्ली को। लेकिन डब्ल्यूबीसी में क्या पाया जाता है, आरबीसी पाया जाती है। डब्ल्यूबीसी में क्या पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। जब हम आपको ब्लड पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है, और डब्ल्यूबीसी का होता है 2 से 4 दिन। धक धक मरता है, मतलब 2 से 4 दिन में क्या करेगा, मरेगा। तो इसमें क्या पाया जाता है, लाइसोसोम तुरंत तुरंत क्या करता है, इसमें जल अपघटन दे करके क्या करता है, इसको खत्म कर देता है। लेकिन आरबीसी 20-120 दिन में मरता है। तो इसको कोई ले जाएगा, इसको ले जाने के लिए इसमें लाइसोसोम नहीं आता, तो कहाँ जाता है मरने के बाद, पीलिहा या तिल्ली में। ये आपको तो याद हो गया, इतना बोले कि आपको याद हो गया होगा। यही जब क्या होता है कोशिका अंदर, अगर कोशिका क्या होगा, अधिक मरने लगता है, हद से ज़्यादा मरने का मतलब सेंस कि अगर वहाँ पे जितना मरना चाहिए उससे ज़्यादा अगर कहीं पे मर जाता तो किसका रूप लेता है, कैंसर का रूप लेता है। किसका रूप लेता है, कैंसर का। क्वेश्चन पूछेगा कैंसर कहते हैं किसको, कैंसर का मतलब ये होता है किसी भी कोशिका को अत्यधिक क्या करना, निर्माण करना, अर्थात मरने लगना। क्या होता है, किसी भी चीज़ का अत्यधिक निर्माण ही अंदर शरीर के अंदर किसका रूप ले लेता है, कैंसर का रूप। क्या लेता है, कैंसर। मतलब जिस कोशिका का कम होता है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ही कम होता है बढ़ने का, अगर वो हद से ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो किसका रूप लेगा, कैंसर। जब हम आपको कैंसर पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल आपको बताएंगे। इतना याद रखिए कि हद से ज़्यादा किसी भी कोशिका का बढ़ना क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। चलिए आप देखते हैं तारका। किसको देखते हैं, तारका। तारका मेन रूप से इसका जो मेन रूप से किसमें पाया जाता है, तारका केवल किसमें पाया जाता है, जंतु में पाया जाता है। जिस प्रकार ये केवल लाइसोसोम जंतु में पाया जाता था, लाइसोसोम जंतु पाया जाता था, उसी प्रकार तारका भी किसमें पाया जाता है, जंतु में ही पाया जाता है। तारका का मेन रूप से कम होता है कोशिका को तोड़ना यानी विभाजन करना। क्या करना,
विभाजन करना। मान चलिए क्या है, हमारे शरीर के अंदर इतना वर्ग कोशिका है, तो इसको तोड़ने का काम क्या करेगा, तोड़ने का काम करेगा तारका। क्या करेगा, तारका। जैसे ही टूटता है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है किसका, केंद्रक का। किसका, केंद्रक का। टूटेगा यानी केंद्रक टूटना, कोशिका टूटना यानी केंद्रक का टूटना, इतना बात ध्यान रखिए। इसका कार्य क्या होता है, कोशिका का विभाजन करना। इसका खोज किसने किया था, बोब्री ने किया था। किसने किया था, बोब्री ने इसका खोज किया था। ये केवल किस में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। लेकिन कवक और शैवाल, ये दो अपवाद है जिसमें पाया जाता है। कवक और शैवाल में क्या पाया जाता है, तारका पाया जाता है। इसीलिए यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछता है कि तारका सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तारका सबसे अधिक लीवर में पाया जाता है। किसमें, लीवर यानी यकृत में पाया जाता है। इसीलिए इसका जो होता है कोशिका विभाजन क्या होता है, बहुत तेजी से होता है। क्या होता है, बहुत तेजी से होता है। तुरंत ही क्या करता है, अपने कोशिका को तुरंत क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक कोशिका विभाजन किस में होता है, तो यकृत में होता है। काहे होता है, काहे कि इसमें क्या होता है, तारका होता है। क्या होता है, तारका होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक कोशिका विभाजन यकृत यानी लीवर में, क्योंकि सबसे अधिक तारका किस में पाया जाता है, सेंट्रोसोम। सबसे अधिक तारका अर्थात सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है। मस्तिष्क हमारे जो ब्रेन होता है, इसमें तारका यानी सेंट्रोसोम ना के बराबर होता है। इसीलिए इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसीलिए पुलिस बोलता है हम सबको क्या, कि तुमको क्या करना है, हेलमेट पहन के निकलना, ताकि हम सबको अपने आप से मरने का अधिकार नहीं है। इसीलिए बोला जाता है बचवा हेलमेट लगा के हेलमेट लगा कर बाइक चलाया करो। लेकिन हम सब मानते नहीं हैं, ऐसे चलाने लगते हैं। हमारा अधिकार ये नहीं कहता है कि हम क्या करें, अपने आप से मर जाए। इसीलिए पुलिस हमारी सुरक्षा को क्या करता है, जानता है। इसीलिए बोलता है हेलमेट लेकर आओ। इसीलिए क्योंकि ब्रेन में क्या नहीं पाया जाता है, कोशिका विभाजन के लिए सेंट्रोसोम अर्थात तारका नहीं पाया जाता। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे कम विभाजन, कोशिका विभाजन कहाँ होता है, मस्तिष्क में। कहाँ होता है, मस्तिष्क यानी कि न्यूरॉन में। कहाँ, न्यूरॉन्स में सबसे कम विभाजन होता है। किसका, कोशिका। क्या सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है, न्यूरॉन यानी मस्तिष्क के न्यूरॉन में होता है। अगला क्या है, रसध्वनि। रसध्वनि मेन रूप से किसमें पाया जाता है, पादप में। किसमें पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पादप में। ये मरा हुआ होता है। क्या होता है, मरा हुआ कोशिका होता है, जो कि इसे लिखा हुआ एकमात्र मृत कोशिका। मतलब ये मेन रूप से किसमें पाया जाता है, दोनों पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। क्या होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, सबसे बड़ा पाया जाता है किसमें, पादप में। किसमें, पादप में। जंतु में क्या होता है, छोटा होता है। जंतु में क्या होता है, छोटा होता है। इसीलिए बोले थे पादप में बड़ा होने की वजह से केंद्रक बगल में पाया जाता है, जंतु में छोटा होने की वजह से केंद्रक कहाँ पाया जाता है, बीच में। और सबसे ज़्यादा पाया जाता है पादप में। पादप में पाया जाता है तो इसका मुख्य काम होता है जल को इकट्ठा करना। क्या करना, जल को इकट्ठा करना अर्थात जल को संग्रहण करना। क्या करना, संग्रहण करना। ताकि क्या करता है, पादप को क्या करता है, आवश्यकता पड़ने पर क्या करता है, जल देता है। कौन, रसध्वनि। क्या करता है, रसध्वनि। रसध्वनि पढ़ लिए, इतना ही रसध्वनि का काम था। आप चलिए मेन रूप से देखते हैं किसको, केंद्रक को। क्या, केंद्रक। केंद्रक भी दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। क्या, केंद्रक भी दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। केंद्रक पूरा कोशिका को जो नियंत्रित करता है, चलाने का काम करता है, कौन करता है, केंद्रक। इसीलिए बोलते हैं कोशिका को ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका को ब्रेन यानी कि कोशिका को दिमाग बोलते हैं। सभी कोशिका को क्या करता है, नियंत्रण करके रखता है, ठीक कंट्रोल करके रखता है। पूछेगा कि कोशिका का कंट्रोलर या नियंत्रक किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, केंद्रक। किसको, केंद्रक को बोलते हैं। इस केंद्रक के अंदर ही क्या होता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है गुणसूत्र। क्या पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गुणसूत्र। और गुणसूत्र के अंदर क्या होता है, गुणसूत्र के अंदर होता है डीएनए। डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन। क्या होता है, डीएनए के अंदर होता है जीन। सबसे अधिक मात्रा में डीएनए किस में होता है, सबसे अधिक मात्रा में डीएनए किस में होता है, केंद्रक में। किसमें, केंद्रक में। कितना, 10% डीएनए किस में होता है, केंद्रक में होता है। उसके बाद केंद्रक के अंदर जो केंद्र वाला भाग होता है, देखिए यहाँ समझिए, यह जो है केंद्रक, केंद्रक के केंद्र वाले भाग को केंद्रिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं। उसके बाद कोशिका के द्रव को क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। और केंद्रक के अंदर के द्रव को क्या बोलते हैं, केंद्रक के अंदर के द्रव को बोलते हैं केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों मिलकर क्या बनाता है, जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म। क्या बनाता है, प्रोटोप्लाज्म बनाता है। देखिए बोलते हैं जब भी कोशिका विभाजन होगा, मेन रूप से कोशिका विभाजन होता है तो केंद्रक का ही विभाजन होता है। केंद्रक का विभाजन नहीं होगा मतलब कोशिका विभाजन नहीं होगा।
केंद्रक विभाजन नहीं हुआ यानी कोशिका विभाजन नहीं हुआ। इसीलिए अगर ये क्या है, कोशिका है, इसको क्या करेंगे, विभाजन करेंगे, तो ये क्या है, केंद्रक। ये केंद्रक क्या होगा, विभाजन हो जाएगा। क्या होगा, केंद्रक का विभाजन मतलब ही कोशिका का विभाजन। केंद्रक का विभाजन मतलब कोशिका का विभाजन। कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका का अंदर होता है केंद्रक, और केंद्रक में क्या पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है गुणसूत्र। क्या पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है गुणसूत्र। गुणसूत्र के अंदर होता है डीएनए, डीएनए के अंदर होता है जीन। क्या होता है, जीन। गुणसूत्र जब हमको डीएनए पढ़ाएंगे, गुणसूत्र को डिटेल से पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, जब आपको डीएनए करवाएंगे, डीएनए पढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, उसको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। इसलिए डीएनए जीन सबको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। अब यहाँ से कितना याद रखिए कि केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है। क्या होता है, जीन होता है। डीएनए को क्या बोला जाता है, डीएनए को बोला जाता है आनुवांशिक गुणों का वाहक। क्या बोलते हैं, आनुवांशिक गुणों का वाहक मतलब पैतृक, मतलब जो कि पूरा पीढ़ी में और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा। मतलब मेरे में जो गुण है तो हमारे आने वाले पीढ़ियों में भी होगा। आनुवांशिक गुण का परिवहन जो होता है डीएनए, डीएनए होता है, जीन को बोलते हैं आनुवांशिक गुणों का कार्य। पूछेगा आनुवांशिक गुणों का परिवहन, आनुवांशिक गुणों का वाहक परिवहन बोलते हैं डीएनए को। आनुवांशिक गुणों का जीन, आनुवांशिक गुणों का इकाई किसको बोलते हैं, जीन। इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि ममेलिया यानी कि हंसरहता तथा स्तनपायी में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। यहाँ लिखेंगे ममेलिया, ममेलिया यानी कि स्तनपायी मतलब हम सब में आरबीसी होता है। क्या होता है, आरबीसी। आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। इस प्रकार आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता, लाइसोसोम। उसी प्रकार आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। सिर्फ ऊँट और ल्यमा जो कि अपवाद है, इसमें ममेलिया में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। क्वेश्चन पूछे करते हैं आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है, आरबीसी में लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है और आरबीसी में केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। इसीलिए केंद्रक, इसीलिए आरबीसी मरने के बाद हमारे तक मीडिया में क्योंकि इसमें लाइसोसोम नहीं होता है और केंद्रक नहीं पाया जाता। किसमें, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, ऊँट और लेमा में केंद्रक पाया जाता है। ये क्या है, अपवाद है। क्या है, अपवाद है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये जितना भी बताए ये कोशिका का अंग था। क्या था, कोशिका का अंग। अगले चैप्टर में, अगला जो वीडियो आएगा उस वीडियो में जो बचा हुआ है, कोशिका विभाजन हो गया, प्लास्ट यानी लवक हो गया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका, इसको पूरा क्या करेंगे, डिटेल से इसको पढ़ाएंगे। जो बचा हुआ कोशिका का ही पार्ट दूसरा वीडियो आएगा जिसका विभाजन कराएंगे, जिसमें कि समसूत्री, अर्धसूत्री पढ़ाएंगे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बाद लवक के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बाद डीएनए गुणसूत्र, डीएनए जीन के बारे में क्या करेंगे, डिटेल से बताएंगे जब क्या आएगा, दूसरा वीडियो आएगा। ये था कोशिका का पार्ट 1, जिसमें कि आपको कोशिका के अंग के बारे में जितना भी बात होता है सबको डिटेल से जब पूरा थ्योरी कराए हैं और क्वेश्चन का पॉइंट आपको पूरा बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो पूरा कैसा लगा है तो इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप लिख सकते हैं। शुरुआत में जब हम वीडियो को शूट कर रहे थे तो उस वक्त क्या आ गया था, माइक में प्रॉब्लम आ गया था, इस वजह से आपको थोड़ा सा कटा हुआ लग रहा होगा। मतलब शुरू में थोड़ा सा मतलब लगता होगा कि बीच से पढ़ाया गया, ऐसा न है। जब हम वीडियो शूट कर रहे थे तो उस वक्त यही माइक में प्रॉब्लम आने की वजह से क्या हुआ था, आवाज़ क्या हो रहा था, झरझरा रहा था। इसीलिए शूट करने में क्या हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था। तो आई होप कि वीडियो पूरा आप शुरू से देखिएगा, ये नहीं कि छोड़ दीजिएगा। पूरा वीडियो शुरू से देखना है ताकि आपको शुरू से अंत तक आने वक्त में एक भी पॉइंट आपको ऐसा नहीं रहेगा कि लगेगा कि हम छोड़े हैं। अपना जानते पूरा पॉइंट को कवर किए हैं ताकि आपको हर एक पॉइंट समझा करके रिलेट करते हुए क्या किए हैं, याद करवाने की कोशिश किए हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वो भी आपको बताए हैं। एक बार नहीं, बहुत बार उसको बोल बोल कर हम क्या करें हैं, आपको याद करवाने की कोशिश किए हैं। तो वीडियो का फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप सब क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, नहीं उस पर किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं करते। वीडियो में जो चीज़ आपको गलत लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये गलत है, उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। अगर आप कुछ नहीं बताते हैं तो हमको पता नहीं चलता, ऐसे हम क्या करते हैं, अपना मन से पढ़ाते जाते हैं।
जब तक आप ही मेरे वीडियो के बारे में कुछ नहीं बताइएगा तो हमको पता नहीं चलेगा। आई होप कि हमसे आशा करते हैं कि आप कुछ ना कुछ जो भी गलतियाँ हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखा करें, और जो अच्छा है तो बात अच्छा ही होता है, लेकिन जो गलतियाँ हैं वो आप ही बस सब लोग हमको बताइएगा तो हमको पता चलेगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो मतलब क्या, पार्ट 2 में मिलेंगे। जय हिंद।